हेलो दोस्तों, आर्य टेक्निकल क्लासेस के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने ओम के नियम के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम किरचॉफ के नियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किरचॉफ का नियम क्या होता है तथा किरचॉफ के नियम के टॉपिक्स में से हमारी एग्जाम्स के अंदर किस किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीजों के बारे में आज के इस क्लास के अंदर हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्या? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ लॉ। देखिए, किरचॉफ नाम का एक वैज्ञानिक था। उसने क्या किया, एसी और डीसी परिपथों में, जो जटिल एसी और डीसी परिपथ होते हैं, उनके अंदर विद्युत धारा और वोल्टेज का मान ज्ञात करने के लिए दो नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें हम किरचॉफ के नियम कहते हैं। तो इस लाइन से हमारा पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि किरचॉफ का नियम कौन सी सप्लाई पर काम करता है। तो किरचॉफ का नियम आपका एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर काम करता है। फिर किरचॉफ के नियम की सहायता से किन परिपथों के अंदर विद्युत धारा और वोल्टेज का मान ज्ञात किया जाता है? तो किरचॉफ के नियम की सहायता से जटिल परिपथों के अंदर विद्युत धारा और वोल्टेज का मान ज्ञात किया जा रहा है। तो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने जटिल एसी और डीसी परिपथों के अंदर विद्युत धारा और वोल्टेज का मान ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए, जिन्हें हम किरचॉफ के नियम के नाम से जानते हैं। अब पहला जो नियम आता है वो आता है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है उसे हम विद्युत धारा का नियम भी कहते हैं, या फिर इसे हम केसीएल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, पहली लाइन आपको इसके अंदर क्या लिखनी है कि जटिल एसी व डीसी। एसी का मतलब आपको पता है क्या? प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का मतलब आपको पता है क्या? दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा परिपथों में, तो एसी और डीसी परिपथों में विद्युत धारा क्या? विद्युत धारा व वोल्टेज, विद्युत धारा व वोल्टेज का मान ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने क्या? किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने दो नियम दिए, जिन्हें हम किरचॉफ के नियम के नाम से जानते हैं। तो कौन से परिपथों में काम करता है किरचॉफ का नियम? जटिल एसी और डीसी परिपथों के अंदर ये नियम काम करता है। और इसकी सहायता से हम क्या क्या ज्ञात करते हैं? तो इसकी सहायता से हम विद्युत धारा और वोल्टेज का मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो नियम आता है वो आता है आपका क्या? किरचॉफ का प्रथम नियम। क्या है पहला? किरचॉफ का प्रथम नियम। ये किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है इसे हम विद्युत धारा का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विद्युत धारा का नियम। इस विद्युत धारा के नियम को हम लिखेंगे क्या? किरचॉफ करंट लॉ। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको? किरचॉफ करंट लॉ। और यहीं से इसका एक नाम और आ जाता है, क्या आ जाता है? केसीएल। क्या? केसीएल। तो किरचॉफ का नियम, या फिर बोल सकता है आपसे विद्युत धारा का नियम, या फिर बोल सकता है वो आपका किरचॉफ का नियम। ये सब क्या है? एक ही बात है। इनमें से आपकी एग्जाम्स के अंदर कुछ भी आ सकता है। अगर केसीएल आ जाए तो भी वो किरचॉफ के प्रथम नियम की बात कर रहा है, अगर वो विद्युत धारा का नियम बोल दे तो भी वो किरचॉफ के प्रथम नियम की ही बात कर रहा है। अब इस नियम के अंदर क्या होता है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है, वो पहला जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर वो ये क्वेश्चन बनता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर काम करता है। सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि किरचॉफ का प्रथम नियम है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। आवेश आपको पता है,
आवेश होता है, उस आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो काम करता है। यानी कि किसी भी बिंदु पर ना तो आवेश स्टोर होता है और ना ही वहां पर क्या होता है, खर्च होता है। जितना आवेश उस बिंदु पर आता है उतना आवेश उस बिंदु से वापस क्या हो जाता है, चला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अब आवेश के रूप में कौन आती है आपकी, विद्युत धारा। कौन आती है, विद्युत धारा। क्योंकि विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो अगर किसी बिंदु पर आवेश प्रवाहित हो रहे, मतलब उस बिंदु से क्या प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग उस संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी कि इसे ही हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो केसीएल यानी कि किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा का नियम वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो पहली लाइन इसके अंदर आपको जो लिखनी है वो यही है कि यह नियम क्या, यह नियम आवेश संरक्षण, क्या, आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। क्या, यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत पर यह क्या करता है, कार्य करता है। फिर क्या होता है, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी संधि बिंदु पर, क्या, किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के, जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। कोई भी संधि बिंदु है, उस संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग उस संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये क्या है, आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है। या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, या फिर इसी को दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं कि किसी संधि बिंदु पर, क्या, किसी संधि बिंदु पर, किसी संधि बिंदु पर सभी धाराओं का, सभी धाराओं का बीजीय योग, सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, शून्य। यानी कि सभी धाराओं का मतलब क्या हुआ, जितनी भी आने वाली धारा और जितनी भी जाने वाली धारा है उन सब धाराओं को एक साथ जोड़ दे तो भी उनका योग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो किसी भी संधि बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, आपका शून्य होता है। तो ये क्या है, आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है कि किस सिद्धांत पे काम करता है, इंपोर्टेंट है, याद रखना, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। क्या कहता है कि किसी भी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग उस संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। या फिर क्या बोल सकते हैं कि किसी भी संधि बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, आपका शून्य होता है। अब हम देखते हैं संधि बिंदु क्या होता है। मान लेते हैं एक ऐसा बिंदु जिस पर कुछ धाराएं आकर मिलती है तथा कुछ धाराएं वहां से क्या निकलती है, आपके बाहर जाती है। जैसे ये बिंदु है, इस पर ये भी कोई करंट है, ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, ये I3 करंट है, ये I4, ये I5 और ये क्या है, I6 है। यानी कि इस बिंदु पर टोटल कितनी करंट आकर मिल रही है, तो इस बिंदु पर टोटल 6 करंट आकर मिलती है। तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, ये जो O वाला बिंदु है इस बिंदु को हम बोलेंगे संधि बिंदु। इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, संधि बिंदु। तो संधि बिंदु समझ में आया क्या होता है, ऐसा बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक धाराएं आकर मिलती हो वो बिंदु क्या कहलाता है, आपका संधि बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पर टोटल 6 करंट आकर मिल रही है तो इस बिंदु को हम संधि बिंदु बोलेंगे। अब ये 6 करंट है, इनमें से कुछ तो आने वाली धारा होगी और कुछ क्या होगी, जाने वाली धारा होगी। अगर मैं मान लूं ये वाली इस धारा का तीर का चिन्ह अंदर की तरफ है, इसके अंदर धारा के अंदर तीर का चिन्ह कैसे आ रहा है, इस संधि बिंदु की तरफ है, तो इस धारा को मैं क्या बोलूंगा,
आने वाली धारा बोलूंगा। क्या बोलूंगा? आने वाली। अगर ये I5 के अंदर में तीर का चिन्ह कुछ इस प्रकार से लगा दूं कि इसके अंदर जो तीर का मुंह है वो संधि बिंदु से बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे जाने वाली धारा। इसे हम क्या बोलेंगे? जाने वाली। तो यहां से समझ में आया आने वाली धारा तो हम कौन सी मानेंगे और जाने वाली धारा हम कौन सी मानेंगे। जिसमें तीर का चिन्ह संधि बिंदु की तरफ आ रहा है वो तो होगी हमारी आने वाली धारा, और जिसमें तीर का चिन्ह संधि बिंदु से बाहर की तरफ जा रहा है वो क्या होगी? जाने वाली धारा। तो इसको तो मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा जाने वाली धारा। इसको अपन क्या बोलेंगे? जाने वाली धारा। और इसको अपन क्या बोलेंगे? तो इसको अपन बोलेंगे आने वाली धारा। इसको क्या बोलेंगे अपन? आने वाली धारा। तो जिसमें तीर का चिन्ह संधि बिंदु की तरफ हुआ वो होगी आने वाली धारा, और जिसमें तीर का चिन्ह संधि बिंदु से बाहर की तरफ हुआ वो होगी जाने वाली धारा। अब हमको क्या करना है? इस सर्किट के अंदर जितनी भी आने वाली धाराएं उनको एक तरफ जोड़ लेना है, और जितनी भी जाने वाली धारा है उनको एक तरफ जोड़ लेना है। तो उन दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर। जैसे मैं मान लेता हूं इसके अंदर तीर का चिन्ह ऐसे, इसमें तीर का चिन्ह बाहर की तरफ, इसमें तीर का चिन्ह अंदर की तरफ, इसमें तीर का चिन्ह बाहर की तरफ। तो इस डायग्राम के अंदर अब आपको कुछ धाराएं तो आने वाली दिखाई देगी और कुछ धाराएं जाने वाली होगी। तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि इसमें से आने वाली धारा अपन कौन सी मानेंगे और इनमें से जाने वाली धारा कौन सी मानेंगे। तो अपन इधर क्या करेंगे? इधर अपन जोड़ेंगे आने वाली धाराओं का योग। इधर अपन क्या करेंगे? आने वाली धाराओं का क्या करेंगे? योग। और बराबर क्या लिखेंगे? बराबर लिखेंगे अपन क्या? जाने वाली धाराओं का योग। तो एक तरफ आने वाली धाराओं का योग करेंगे और दूसरी तरफ क्या करेंगे अपन? जाने वाली धाराओं का क्या करेंगे? योग। तो देखिए आने वाली धारा मतलब जिसमें तीर का चिन्ह केंद्र की तरफ होगा। तो देखिए I1 धारा कौन सी है? आपकी आने वाली धारा है। कौन सी है? आने वाली धारा। तो मैंने एक लिखा आने वाली धारा I1। क्या करना है? योग करना है। योग का मतलब क्या चिन्ह लगाना है? प्लस। I2 क्या है? I2 का तीर का चिन्ह संधि बिंदु की तरफ है, तो I2 भी क्या होगी? आपकी आने वाली धारा होगी। तो I2 भी इधर क्या हो जाएगी? आपकी जुड़ जाएगी। इधर क्या आ जाएगा? बराबर का चिन्ह। अब देखिए I3 के अंदर तीर का चिन्ह कैसे आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। कैसे आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये वाली धारा कौन सी हो जाएगी? जाने वाली धारा। तो इस धारा को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? I3, क्योंकि जाने वाली धाराओं को इधर जोड़ना है, आने वाली धाराओं को इधर जोड़ना है। तो कुछ आने वाली धारा होगी, कुछ जाने वाली धारा होगी, उनको योग करके अपन क्या करना है? बराबर। I3 के बाद में अपन चलते हैं कौन से पे? I4 पे। I4 के अंदर देखिए धारा में तीर का चिन्ह है वो किसकी तरफ है? संधि बिंदु की तरफ है। तो ये वाली धारा क्या हो जाएगी? आपकी आने वाली हो जाएगी, यानी कि I4 भी क्या होगा? आने वाली धाराओं के अंदर जुड़ेगा। I5 की अगर बात करें तो I5 में तीर का चिन्ह बाहर की तरफ है, तो ये वाली धारा कौन सी हो जाएगी? आपकी जाने वाली। और I6 भी कौन सी हो जाएगी? आपकी जाने वाली। तो एक तरफ मैंने आने वाली धाराओं को जोड़ दिया, एक तरफ मैंने जाने वाली धाराओं को जोड़ दिया। तो किरचॉफ का प्रथम नियम यही कहता है कि किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग क्या? किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है? आपका बराबर होता है। हमने यही किया है। डायग्राम के अंदर जितनी भी आने वाली धाराएं थी उनको एक तरफ जोड़ दिया, जितनी भी जाने वाली धाराएं उनको दूसरी तरफ जोड़ दिया, और इनका मान अपन ने क्या कर दिया? बराबर। अब देखिए बराबर के इस तरफ कोई संख्या है और वो संख्या जब इस तरफ आएगी तो प्लस वाली संख्या कैसे हो जाती है? माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है? माइनस। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? I1 प्लस I2 प्लस I4 माइनस क्या हो जाएगा? I3 माइनस हो जाएगा I5 माइनस हो जाएगा I6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी कि I3 बराबर के इस तरफ पहले किस में था? प्लस में था, लेकिन जब ये बराबर के इस तरफ आया तो अब ये किस में हो गया? माइनस में हो गया। ऐसे ही I5 पहले प्लस में था लेकिन बराबर के इस तरफ लेके आया तो माइनस हो गया। I6 पहले इधर प्लस था, इधर आया तो क्या हो गया? माइनस। अब देखिए इनका योग और इनका योग क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। जब दो राशियां बराबर हो, जिसमें से एक धनात्मक हो दूसरी ऋणात्मक हो, तो उन दोनों का जो टोटल योग आता है वो क्या हो जाता है?
जीरो। तो वैसे लिख सकता हूं कि यहाँ पर कि सभी करंट को यदि मैं आई लिख लूं तो सिग्मा आई बराबर क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। ये क्या है आपके किरचॉफ के करंट लो या किरचॉफ के प्रथम नियम का क्या है सूत्र है। यहाँ पर ये क्या है सिग्मा है, इसको अपन क्या बोलते हैं सिग्मा। और सिग्मा का मतलब क्या होता है योग होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है योग होता है। तो अगर आपसे किरचॉफ के प्रथम नियम का सूत्र पूछे कि किरचॉफ के प्रथम नियम का सूत्र क्या होता है तो आप बोलोगे सिग्मा आई बराबर क्या होता है जीरो होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें किरचॉफ के प्रथम नियम को प्रदर्शित करता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आपके समझ में आया कि किरचॉफ का प्रथम नियम की सहायता से जटिल एसी और डीसी परिपथों में विद्युत धारा और वोल्टेज का मान ज्ञात किया जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे अपन विद्युत धारा का नियम या किरचॉफ करंट लॉ या केसीएल के नाम से भी अपन क्या करते हैं जानते हैं। यह नियम है कौन सा किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग उस संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी संधि बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है शून्य। देखिए यहां पर मैंने क्या कर दिया सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य कर दिया तो यहां पर सिग्मा आई बराबर क्या हो गया जीरो। ये क्या है आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है। क्या है किरचॉफ का प्रथम नियम। समझ में आया नोट करिए इसको आप। ठीक है अब चलते हैं अपन कौन से दूसरे नियम पर। दूसरा नियम है आपका कौन सा किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। दूसरा नियम कौन सा है आपका किरचॉफ का वोल्टेज का नियम यानी कि केवीएल। इसे अपन लूप का नियम भी कहते हैं। देखिए सेकंड नियम क्या बोलेंगे इसको अपन तो इसको लिखेंगे अपन किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम या फिर किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। वोल्टेज का नियम या फिर इसको अपन लिखेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लो या फिर इसी को अपन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं केवीएल। क्या बोल सकते हैं केवीएल। तो एक चीज समझ में आई किरचॉफ का द्वितीय नियम इसे ही अपन किरचॉफ के वोल्टेज के नियम या किरचॉफ वोल्टेज लो या फिर केवीएल के नाम से भी जानते हैं। तो अब जानेंगे कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या होता है। जैसे किरचॉफ का प्रथम नियम क्या हो रहा था आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम कर रहा था वैसे ही किरचॉफ का जो वोल्टेज का नियम है वो क्या होता है आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। क्या किरचॉफ का वोल्टेज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो पहली लाइन क्या लिखेंगे अपन तो यह नियम क्या यह नियम ऊर्जा संरक्षण क्या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो नियम है वो क्या है आपके ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऊर्जा का संरक्षण यानी कि किसी भी परिपथ को जितनी हम ऊर्जा दे रहे हैं वो उतनी की उतनी ऊर्जा वहां आपसे क्या मिल जाती है आउटपुट में दे देता है या उतनी ही ऊर्जा वहां पर क्या हो जाती है खर्च हो जाती है। उस परिपथ के अंदर जो टोटल ऊर्जा है शेष ऊर्जा है उसका मान कितना होता है जीरो। जितनी ऊर्जा उसको हमने दी उतनी ऊर्जा वो क्या कर रहा है वहां पर खर्च कर रहा है यानी कि उस परिपथ में संग्रहित ऊर्जा का मान क्या होता है जीरो होता है। यही क्या कहलाता है हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। अब देखिए ऊर्जा किसे कहते हैं ऊर्जा किससे देते हैं अपन वैद्युतिक स्रोतों से। जो भी विद्युत वाहक बल के स्रोत होते हैं उन स्रोतों से अपन क्या करते हैं परिपथ के अंदर ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ऊर्जा कहां पर खर्च होती है तो प्रतिरोध के अंदर। तो प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर पैदा होगा क्या पैदा होगा
प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, यानी कि प्रतिरोध के सिरों पर तो क्या होगी, ऊर्जा खर्च होगी, और जो विद्युत वाहक बल के स्रोत है वो हमको क्या करेंगे, ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो विद्युत वाहक बल के स्रोतों की ऊर्जा या विद्युत वाहक बलों का, जो भी विद्युत वाहक बल के स्रोत है उनके विद्युत वाहक बलों का योग, और जो भी प्रतिरोध के सिरों पर जो ऊर्जा खर्च हो रही है उसका योग, इन दोनों ऊर्जाओं का योग आपस में बराबर होगा। और यदि दोनों ऊर्जाओं को आपस में जोड़ देंगे तो इनमें भी सर्किट की कुल ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर ऊर्जा न बोल के हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वोल्टेज। तो जैसे हमने क्या बोला था, किरचॉफ के प्रथम नियम में क्या बोला कि किसी संधि बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, 0 होता है। वैसे ही केवीएल नियम के अंदर क्या बोलेंगे कि किसी बंद लूप के अंदर या किसी बंद परिपथ के अंदर सभी वोल्टेजों का बीजीय योग 0 होता है। क्या बोला मैंने, किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टेजों का बीजीय योग क्या होता है, 0 होता है। उस बंद परिपथ के अंदर जितने भी वोल्टेज है उन सब वोल्टेज का बीजीय योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिसे किरचॉफ के प्रथम नियम में किसी संधि बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग 0 था, वैसे ही किरचॉफ के द्वितीय नियम में क्या होता है, किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टेजों का बीजीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो इसको हम अपन कैसे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, क्या, इस नियमानुसार किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टेजों का बीजीय योग, सभी वोल्टेजों का बीजीय योग 0 होता है। जितने भी उसके अंदर वोल्टेज है उन सबका बीजीय योग क्या होगा, आपका 0। अब वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज आपको पता है, ईएमएफ हो सकता है आपका, क्या हो सकता है आपका, ईएमएफ हो सकता है, विभवांतर हो सकता है, क्या हो सकता है, विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, विभव हो सकता है। क्या हो सकता है, विभव, यानी कि पोटेंशियल हो सकता है। क्या हो सकता है, पोटेंशियल। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, विद्युत वाहक बल, विभवांतर और विभव, इन तीनों का जो वोल्ट के अंदर मान होता है, इन तीनों का किसके अंदर मान होता है, वोल्ट के अंदर जो मान होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टेज। तो जहां पर वोल्टेज वर्ड आ गया वहां पर विद्युत वाहक बलों का योग भी आ गया और विभवांतरों का मान भी आ गया। तो किसी भी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल और विभवांतर, इन सबका बीजीय योग क्या होता है, 0 होता है। सर इस लाइन को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं। एक तो मैंने बोल दिया भाई, विद्युत वाहक बल का मान भी किसमें होता है, वोल्टेज में होता है, विभवांतर का मान भी किसमें होता है, वोल्टेज में। तो मैंने सीधा सा बोल दिया कि किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टेज का, अब सभी वोल्टेज के अंदर क्या आ गया, विद्युत वाहक बल भी आ गया और विभवांतर भी आ गया। क्या वोल्टेज क्या होता है, इन सब का जो वोल्ट के अंदर मान होता है वही क्या होता है, वोल्टेज। तो मैंने बोला सभी वोल्टेज का, क्या बोला मैंने, सभी वोल्टेज। सभी वोल्टेज के अंदर कौन आ गया आपका, ईएमएफ भी आ गया और क्या आ गया आपका, विभवांतर भी आ गया। क्या आ गया, ईएमएफ भी आ गया और विभवांतर भी आ गया। तो किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टेज यानी कि ईएमएफ और विभवांतर, इन सब का बीजीय योग क्या होता है आपका, 0 होता है। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, किसी भी बंद परिपथ के अंदर जो भी विद्युत वाहक बल के स्रोत है उनके ईएमएफ का योग और प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर पैदा हो रहा है उनका जो योग है वो योग आपस में क्या होता है, बराबर। देखिए ये विभवांतर किसके सिरों पर पैदा होता है, तो विभवांतर तो पैदा होता है प्रतिरोध के सिरों पर, और इसका फॉर्मूला V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। तो विभवांतर को तो अपन किससे लिखेंगे, IR से। किससे लिखेंगे, IR। और विद्युत वाहक बल कहाँ होता है, जो अपन के सर्किट के अंदर बैटरियां लगी होती है उन बैटरियों का जो वोल्टेज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। तो जो बैटरी का क्या होता है आपका, ईएमएफ होता है, बैटरी का जो विद्युत वाहक बल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। तो किसी भी बंद परिपथ में क्या, वैद्युतिक स्रोतों के ईएमएफ का योग प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतरों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा किस प्रकार से लिखोगे, किसी बंद परिपथ में
बंद परिपथ में वैद्युतिक स्रोतों के विद्युत वाहक बल, वैद्युतिक स्रोतों के विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ का योग प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के योग के बराबर होता है। दोनों ही लाइन आपको याद रखनी है। ऊपर वाली लाइन भी आपके किरचॉफ के वोल्टेज नियम को बताती है, नीचे वाली जो लाइन लिखी है ये भी किरचॉफ के वोल्टेज नियम को बताती है। ऊपर वाली लाइन कहती है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टेजों का बीजीय योग क्या होता है? शून्य। सभी वोल्टेज का मतलब ईएमएफ और विभवांतर, इन दोनों का बीजीय योग क्या होता है? 0 होता है। दूसरा क्या बोल सकते हैं? किसी बंद परिपथ में वैद्युतिक स्रोतों के विद्युत वाहक बल का योग और प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर पैदा हो रहा है उनका योग आपस में क्या होता है? आपका बराबर होता है। अगर इसको मैं फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहूं तो किरचॉफ के द्वितीय नियम का सूत्र क्या हो जाएगा? सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या हो गया? योग। अब योग किस किस का कर रहे हैं? एक तो विद्युत वाहक बलों का योग कर रहे हैं, और विद्युत वाहक बल को अपन किससे लिखते हैं? ई से। और दूसरा किसका कर रहे हैं अपन? विभवांतर। दूसरा किसका कर रहे हैं? विभवांतर। और विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? आई आर। क्या होता है? आई आर। तो विद्युत वाहक बलों का योग और विभवांतर, इन सब का जो कुल योग होता है, इन सब का कुल योग क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। योग मतलब एक राशि अगर अंदर की तरफ आ रही है तो दूसरी राशि इसके क्या होगी? विपरीत होगी। क्योंकि हमने क्या बोला था? एक तरफ तो अपन विद्युत वाहक बलों का योग करेंगे, एक तरफ क्या करेंगे? विभवांतरों का योग करेंगे, और दोनों का मान क्या कर देंगे? बराबर। और जब बराबर के इस तरफ किसी संख्या को ले जाते हैं तो वो क्या हो जाती है? माइनस में। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सिग्मा ई बराबर मैं लिख सकता हूं सिग्मा आई आर। क्या लिख सकता हूं? सिग्मा ई बराबर में क्या लिख सकता हूं? सिग्मा आई आर। सिग्मा ई का मतलब क्या हो गया? विद्युत वाहक बलों का योग बराबर होता है किसके? आई आर का मतलब क्या होता है? विभवांतर। तो विभवांतरों के योग में, तो विद्युत वाहक बलों का योग बराबर होगा विभवांतरों के योग के बराबर। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपका किरचॉफ का नियम बताता है, और ये वाला फॉर्मूला भी आपका किरचॉफ का नियम बताता है। क्योंकि बराबर के इस तरफ कोई संख्या होगी, अगर उस संख्या को इस तरफ लेके आएंगे तो आई आर यहाँ पर प्लस का है, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। सिग्मा सिग्मा दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो सिग्मा ई माइनस आई आर बराबर क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। इधर आप कोष्टक भी इसमें लगा सकते हो, तो सिग्मा ई माइनस आई आर बराबर क्या हो जाएगा? 0। या फिर इससे बोल सकते हो, क्योंकि नीचे वाली जो लाइन लिखी है वो इससे रिलेटेड है, ऊपर वाली लाइन लिखी है वो इससे रिलेटेड है। ऊपर वाली लाइन में लिखा है सभी वोल्टेजों का बीजीय योग क्या होता है? 0। तो सभी वोल्टेज हो गए, ये भी वोल्टेज ही है क्योंकि ये किसका मान है? विभवांतर। और विभवांतर का वोल्ट के अंदर जो मान होता है वो क्या कहलाता है? वोल्टेज। तो ये भी वोल्टेज है और ये भी वोल्टेज है, तो इन दोनों वोल्टेजों का बीजीय योग क्या होता है? 0। ये तो कौन सी लाइन का सूत्र है? पहली का। अगर दूसरी लाइन के अनुसार सूत्र लिखना चाहे तो किसी बंद परिपथ में वैद्युतिक स्रोतों के विद्युत वाहक बलों का योग, ये तो क्या हो गया आपका? विद्युत वाहक बलों का योग। दूसरा क्या है? प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों का योग। ये क्या है? प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो इस वाले लाइन का फॉर्मूला ये, इस वाले लाइन का फॉर्मूला ये। जो आपको सिंपल लगे वो, जो आपकी एग्जाम में आए वो आपको ध्यान रखना है। दोनों ही एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं, तो दोनों ही तरह से मैंने आपको बता दिया। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम आपके समझ में आया, परिभाषा और ये। फिर बात करते हैं कि अगर किरचॉफ के द्वितीय नियम के अंदर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो हम उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अपन एक उदाहरण लेके समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई एक बंद परिपथ है, इसके सिरों पर मैंने एक विद्युत वाहक बल का स्रोत लगा दिया, इसका विद्युत वाहक बल है E1। फिर इसके सिरों पर मैंने क्या लगा दिया? एक प्रतिरोध लगा दिया, एक प्रतिरोध मैंने यहाँ पर लगा दिया, एक दूसरे विद्युत वाहक बल का स्रोत मैंने यहाँ पर लगा दिया, और इसको भी मैंने ऐसे जोड़ दिया। ये क्या हो गया आपका? E2 हो गया। क्या हो गया? E2। इस प्रतिरोध को मैंने बोल लिया R1, इस प्रतिरोध को मैंने बोला R2। अब आपसे पूछा कि इस परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? मान लेते हैं सबसे पहले अपन लिखेंगे A B
सी और डी। अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को ये पता नहीं है कि इनके अंदर से जो वैद्युतिक वाहक बल इस परिपथ के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी वो किस दिशा में प्रवाहित होगी, क्योंकि इधर E1 स्रोत लग रहा है, इधर E2 लग रहा है। अगर E1 के कारण मैं विद्युत धारा की दिशा देखूं तो विद्युत धारा की दिशा कैसे होगी, ऊपर की तरफ, यानी कि इस प्रतिरोध के अंदर E1 के कारण दिशा है वो A से किस तरफ जाएगी, B की तरफ। लेकिन अगर मैं E2 के कारण इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा की दिशा देखूं तो विद्युत धारा प्लस से माइनस की तरफ जाएगी, मतलब इस तरफ जाएगी। मतलब E2 के कारण जो विद्युत धारा है उसकी दिशा क्या हो जाएगी, आपका B से क्या हो जाएगा, A की तरफ। तो एक के कारण विद्युत धारा A से B की तरफ जा रही है, दूसरे के कारण विद्युत धारा B से A की तरफ आ रही है। तो अभी अपन देखकर ये पता नहीं लगा सकते कि इस परिपथ के अंदर जो विद्युत धारा है वो घड़ी की दिशा में बहेगी या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में बहेगी। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को इन बैटरियों से कोई मतलब नहीं है कि इन बैटरियों के कारण विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। हम क्या करेंगे, हमारी मर्जी से, क्या हमारी मर्जी से इस परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा मान लेंगे। हम अपनी मर्जी से मानेंगे कि इस परिपथ के अंदर हमारे अनुसार जो धारा प्रवाहित हो रही है वो घड़ी की दिशा में बह रही है या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में बह रही है। तो मैं मान लेता हूं कि इस परिपथ के अंदर जो विद्युत धारा है उसकी दिशा है वो घड़ी की दिशा में बह रही है। विद्युत धारा कैसे बह रही है, घड़ी की दिशा में, मतलब घड़ी की दिशा में मतलब ऐसे बहेगी। तो इधर से धारा इधर, इधर से धारा नीचे की तरफ, फिर इधर 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 और इधर। तो ये क्या होगी, विद्युत धारा की दिशा हो गई कौन सी, घड़ी की दिशा में। तो सबसे पहले किरचॉफ के नियम के अंदर यदि हमको फॉर्मूला या क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम अपनी मर्जी से विद्युत धारा की दिशा को क्या करेंगे, मानेंगे। अब मैंने विद्युत धारा की दिशा मान ली, इसके बाद में हमको यह मानना पड़ेगा कि हम इस बंद परिपथ के अंदर किस दिशा में घूमना चाहते हैं। जैसे मैं स्टार्ट करता हूं घूमना कहां से, ए से, तो मैं ए से डी की तरफ भी जा सकता हूं या ए से किस तरफ जा सकता हूं, मैं बी की तरफ। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं ए से पहले किसके पास जाऊंगा, बी के पास जाऊंगा, बी से फिर किसके पास जाऊंगा, सी के पास, और सी से फिर कहां जाऊंगा, डी, और डी से वापस कहां जाऊंगा, ए। तो अगर मैं ऐसे घूमता हूं तो क्या ये बंद परिपथ बनेगा क्या, तो क्या ये बंद परिपथ बन गया क्या, जी हाँ बिल्कुल बंद परिपथ बन गया। अगर मैं डी पर ही रुक जाता तो ये वाला सर्किट यहाँ पर मान्य नहीं होता, तो उस कंडीशन में ये बंद परिपथ नहीं बनता। और किरचॉफ का नियम कौन से परिपथ पे काम करता है, तो किरचॉफ का नियम कौन से परिपथ पे काम करता है, बंद परिपथ पे काम करता है। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम में परिपथ पूर्णतः क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो अगर मैंने ए से स्टार्ट किया है तो घूम कर मेरे को वापिस ए पर आना पड़ेगा, तब जाके वो परिपथ बंद परिपथ कहलाएगा। तो इसको अपन क्या कहते हैं, बंद परिपथ बोल सकते हैं, या फिर इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, लूप भी बोल सकते हैं। लूप का मतलब जहां से अपन ने चलना स्टार्ट किया वापिस घूम के उसी पॉइंट पे आ गए तो बन गया एक लूप। तो इसको अपन लूप का नियम भी कह सकते हैं, क्या इसको अपन क्या कह सकते हैं, लूप का नियम भी कह सकते हैं। तो देखिए अब अपन जा रहे हैं ए से बी की तरफ, अपन किस तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। और विद्युत धारा भी बताइए किस तरफ जा रही है, ए से बी की तरफ जा रही है। तो हमारी और विद्युत धारा दोनों की दिशा क्या हो गई, समान। हम भी ए से बी की तरफ जा रहे हैं, देखिए हम भी कहां जा रहे हैं, ए से बी की तरफ, और जो विद्युत धारा है वो भी कहां जा रही है, ए से बी की तरफ। तो दोनों की दिशा क्या हो गई, समान। जब दोनों की दिशा समान होती है, क्या, जब दोनों की दिशा क्या होगी, आपके समान होगी, क्या होगी, जब दोनों की दिशा क्या होगी, समान। ये हमारी दिशा है, ये विद्युत धारा की दिशा है, दोनों की दिशा बिल्कुल समान हो गई। तो ये जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का पहला सिरा होगा प्लस, क्या होगा, प्लस, और इस प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा क्या बन जाएगा, माइनस। यानी कि इस प्रतिरोध के अंदर जिस सिरे से धारा प्रवाहित करेगी, जिस सिरे से धारा इसके अंदर प्रवेश करेगी वो सिरा प्लस मानेंगे और दूसरा सिरा क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। लेकिन कब मानेंगे, जब हमारे चलने की दिशा और विद्युत धारा की दिशा क्या रहेगी, समान रहेगी। अगर विद्युत धारा की दिशा और हमारे चलने की दिशा यदि असमान है तो पहले वाला जो सिरा है वो क्या माना जाएगा, माइनस माना जाएगा। क्या माना जाएगा, माइनस। यानी अगर विद्युत धारा जा रही होती ए से बी की तरफ, लेकिन मैं घूम के आता कहां से,
बी से ए की तरफ आता तो पहला वाला सर्किट कौन सा आता, पहला वाला सिरा कौन सा आता प्रतिरोध का, ये। अब विद्युत धारा जारी है ए से बी की तरफ, लेकिन मैं आ रहा हूं किधर आपका, मैं आ रहा हूं किधर आपका, बी से कहां आ रहा हूं, मैं ए की तरफ आ रहा हूं। तो मेरी और विद्युत धारा इन दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या हो गई, विपरीत। देखिए मैं इधर आ रहा हूं, विद्युत धारा इधर जा रही है, तो प्रतिरोध का जो पहला सिरा होगा वो अब क्या माना जाएगा, माइनस माना जाएगा। क्या माना जाएगा, माइनस। तो प्लस और माइनस का फंडा समझ में आया आपका। अगर विद्युत धारा की दिशा और हमारे चलने की दिशा दोनों एक दिशा में है तो प्रतिरोध का पहला सिरा क्या होगा आपका, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस। और यदि विद्युत धारा की दिशा और हमारे चलने की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो प्रतिरोध का जो पहला सिरा हमारे आएगा वो सिरा हम क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। क्या मानेंगे, माइनस। दोनों चीजें आपको समझनी चाहिए। तो अगर विद्युत धारा की दिशा और हमारी दिशा समान है तो ये सिरा क्या माना जाएगा, प्लस। और यदि विद्युत धारा की दिशा और हमारी दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो ये वाला सिरा क्या माना जाएगा, माइनस माना जाएगा। ये है विद्युत धारा की दिशा और ये है हमारे चलने की दिशा। तो यहां पर दिशा क्या हो गई, विपरीत। तो अगर दिशा विपरीत हो गई तो जो प्रतिरोध का पहला वाला जो चिन्ह आएगा वो चिन्ह क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। और दिशा यदि समान हो गई, दिशा क्या हो गई यदि समान, तो प्रतिरोध का जो पहला सिरा है, प्रतिरोध का पहला सिरा क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। ये चीज समझ में आई। तो देखिए हम जा रहे हैं ए से कहां जा रहे हैं, बी की तरफ। तो हम गए कहां, ए से बी की तरफ गए। और विद्युत धारा भी कैसे जा रही है, तो विद्युत धारा भी जा रही है आपकी कहां, ए से बी की तरफ। तो हमारी और विद्युत धारा की दिशा समान हो गई तो ये वाला सिरा क्या माना जाएगा, प्लस। और दूसरा वाला सिरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए हम पहुंच गए बी पर। कहां पहुंच गए, बी। अब बी से कहां जाना है मेरे को, तो बी से मेरे को जाना है कहां पर, सी के पास। तो बी से मेरे को सी की तरफ जाना है तो मैं कहां आऊंगा, ऊपर से कहां आऊंगा, नीचे की तरफ। तो मैं किधर आऊंगा, ऊपर से नीचे की तरफ। देखिए विद्युत धारा भी कैसे आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन ये क्या है आपका, वैद्युतिक स्रोत है, वैद्युतिक स्रोत। और वैद्युतिक स्रोत के अंदर हमारी दिशा और विद्युत धारा की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें यदि बड़ी वाली प्लेट है तो वो क्या मानी जाएगी, प्लस मानी जाएगी। और छोटी वाली प्लेट है तो वो हमेशा क्या होगी, माइनस। यानी कि विद्युत वाहक बल के स्रोत का प्लस और माइनस कभी भी चेंज नहीं होता। जो प्लेट बड़ी है वो प्लस होगी, जो प्लेट छोटी है वो क्या होगी, माइनस। केवल प्लस और माइनस किसके सिरों पे लगाने हैं, उसके अनुसार प्रतिरोध पे लगाने हैं। तो अब अपन कहां पर पहुंच गए, सी। सी से मेरे को कहां जाना है, तो सी से मेरे को कहां जाना है, देखिए डी के पास जाना है। तो सी से डी की तरफ जाऊंगा तो मैं इस तरफ आऊंगा। किस तरफ आऊंगा, मैं इस तरफ। तो देखिए मेरे चलने की दिशा और ये है विद्युत धारा की दिशा। तो मेरे चलने की दिशा और विद्युत धारा की दिशा यहाँ पर क्या हो गई, समान। तो प्रतिरोध का जो पहला सिरा होगा वो क्या माना जाएगा, प्लस। और प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होगा वो क्या माना जाएगा, माइनस माना जाएगा। फिर हम कहाँ पहुंचे, डी पर। अब डी से मेरे को कहाँ जाना है, ए पे जाना है। डी से मेरे को वापस कहाँ जाना है, ए पे। तो यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं है, केवल क्या है, वैद्युतिक स्रोत है। तो वैद्युतिक स्रोत के अंदर तो छोटी वाली प्लेट माइनस होगी और बड़ी वाली प्लेट क्या होगी, प्लस। तो पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम तो ये करना है कि इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा की दिशा अपनी मर्जी से मानेंगे। फिर दूसरा काम ये क्या करना है कि इस परिपथ में घूमने की दिशा कि मैं किधर से कहां पर जाऊंगा वो भी हम अपनी मर्जी से मानेंगे। मैंने धारा की दिशा घड़ी की दिशा में मानी, मैंने यहाँ पर क्या हुआ, मेरे जो चलने की दिशा है वो भी अपनी मर्जी से मानी कि मैं ए से बी पे जाऊंगा, बी से सी पे, फिर डी पे, फिर ए पे। यानी कि मैं कुछ इस प्रकार घड़ी की दिशा में ही यहाँ पर घूमूंगा। यदि हमारे चलने की दिशा और विद्युत धारा की दिशा दोनों समान है तो प्रतिरोध का जो पहला सिरा होगा वो प्लस होगा और दूसरा सिरा क्या होगा, माइनस। यहाँ पर भी हमारे चलने की दिशा और विद्युत धारा की दिशा समान है तो इस प्रतिरोध का पहला सिरा प्लस होगा और दूसरा सिरा क्या होगा, माइनस। लेकिन बैटरी के अंदर जो प्लस और माइनस है वो हमारे चलने और विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता। उसके अंदर तो जो बड़ी वाली प्लेट होगी वो प्लस होगी और जो छोटी वाली प्लेट होगी वो क्या होगी, माइनस होगी। क्या होगी, माइनस। ये चीजें समझ में आई, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे। अब
अब अपन को क्या करना है, विद्युत वाहक बलों का योग और विभवांतरों का योग करके उसके मान को क्या करना है, जीरो करना है। क्या करना है, जीरो। तो देखिए यहाँ पर मैं चलूंगा ए से कहां जाऊंगा, बी की तरफ। तो ए से बी की तरफ गया तो क्या आया, प्रतिरोध। क्या होगा, प्रतिरोध। और प्रतिरोध के सिरों पर क्या पैदा होगा, विभवांतर। और हम विभवांतर का सूत्र जानते हैं, V बराबर क्या होता है, I इंटू क्या होता है, R। यानी कि प्रतिरोध के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और प्रतिरोध के मान को अगर मैंने गुणा कर दिया तो इसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला क्या आ जाएगा, विभवांतर आ जाएगा। तो देखिए इस प्रतिरोध के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, I है। कितनी है, I। और इसका प्रतिरोध का मान कितना है, R1। तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा, I इंटू क्या हो जाएगा, R1। और हमेशा कौन सा चिन्ह लेंगे, पहले वाला चिन्ह। जिधर से हम जा रहे हैं उधर से जो पहला चिन्ह आ रहा है वो आएगा। तो इसका पहला चिन्ह कौन सा है, प्लस का। तो IR1 के आगे क्या आ जाएगा, प्लस। अब मैं कहां पर पहुंच गया, ए से कहां पहुंचा, बी से कहां आना है मेरे को, सी की तरफ। तो बी से सी की तरफ आया तो यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है। तो बी से जब सी की तरफ आ रहा हूं तो पहले चिन्ह कौन सा है आपका, प्लस। तो मैंने क्या लगा दिया आपका, यहाँ पर क्या लिख दिया, E2 लिख दिया। क्या लिख दिया, E2। आगे देखिए, अब मैं पहुंच गया सी पर। तो मेरे को जाना है, सी से कहां जाना है मेरे को, डी पे। और सी से डी की तरफ जा रहा हूं तो पहले चिन्ह क्या आया, प्लस। तो मैंने ये लगा दिया प्लस। अब प्रतिरोध है तो प्रतिरोध के सिरों का क्या ज्ञात करेंगे, विभवांतर। तो इस प्रतिरोध के अंदर बहने वाली धारा को इस प्रतिरोध के मान से क्या कर देंगे अपन, गुणा कर देंगे। तो इसके अंदर बहने वाली धारा I है और इसके प्रतिरोध का मान कितना है, R2। तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना पैदा हो गया, IR2। अब मैं कहां पहुंच गया, डी पर। अब मेरे को डी से कहां जाना है, ए की तरफ जाना है। तो डी से मैं जब ए की तरफ जा रहा हूं तो पहले चिन्ह कौन सा आया, माइनस। तो अब मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा। और इसके विद्युत वाहक बल का वोल्टेज कितना है, E1 है। और इन सब का योग करके मैं किसके बराबर कर दूंगा, जीरो के बराबर। तो ये क्या हो गया आपका, किरचॉफ का वोल्टेज के नियम का क्या आ गया, सूत्र। अब देखिए E1 और E2 ये दोनों विद्युत वाहक बल के स्रोत है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, E2 माइनस क्या लिख सकते हैं, E1। और ये IR1 और IR2 ये क्या है, आपके विभवांतर है। क्या है, विभवांतर। तो इसको मैं लिख सकता हूं प्लस के IR1 प्लस के क्या हो जाएगा, IR2 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इस वाली संख्याओं को मैं उस तरफ ले जाऊं तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या, E2 माइनस E1 बराबर हो जाएगा माइनस के IR1 प्लस का हो जाएगा IR2। क्या हो जाएगा, IR2। अगर इस तरफ अगर माइनस को अपन हटाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस हो जाएगा E2 बराबर हो जाएगा IR1 प्लस का क्या हो जाएगा, IR2। तो इस प्रकार इधर तो क्या हो गया आपका, जो भी विद्युत वाहक बल के स्रोत है उनका योग कर दिया। और इधर क्या हो गया आपका, जो भी प्रतिरोध है उनके सिरों पर जो विभवांतर पैदा हो रहा है उनका योग कर दिया। और किरचॉफ का नियम यही कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में वैद्युतिक स्रोतों के विद्युत वाहक बलों का योग प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतरों के योग के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया आपका, किरचॉफ का द्वितीय नियम हो गया। और इस नियम में यदि कोई भी फॉर्मूला आता है तो कंसेप्ट आपको वही रखना है। सबसे पहला काम, आपको विद्युत धारा की दिशा अपनी मर्जी से मानना। दूसरा, आपको उसके अंदर किस दिशा में घूमना है ये भी खुद तय करना है। फिर हमको ये देखना है कि विद्युत धारा और हम जो घूम रहे हैं उनकी दिशा समान है। तो प्रतिरोध का पहला सिरा प्लस होगा और प्रतिरोध का दूसरा सिरा क्या बनेगा, माइनस। फिर उस परिपथ में हमने जो दिशा तय की है उस दिशा में घूमते जाएंगे और जो पहला वाला चिन्ह आएगा वो चिन्ह उठा के जो भी हमारे सर्किट के अंदर मान दे रखे हैं वो मान रख के हम इस क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसको आप नोट करिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम किरचॉफ के प्रथम नियम और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उससे रिलेटेड जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं कि किरचॉफ के प्रथम नियम से अगर कोई सवाल आता है तो उसे हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, और किरचॉफ के द्वितीय नियम से अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसे हम किस प्रकार से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बनेगा। आपसे यह पूछ सकता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पे काम करता है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे पूछ सकता है। आपसे यह पूछ सकता है किरचॉफ के द्वितीय नियम का स्टेटमेंट क्या होता है, तो आपको दे सकता है
कि किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टेजों का बीजीय योग शून्य होता है। बताइए ये कौन सा नियम है? तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा नियम होगा, आपका किरचॉफ का वोल्टेज नियम होगा। आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है कि सिग्मा ई माइनस सिग्मा आई आर बराबर होता है 0। बताइए ये कौन से सूत्र के अंदर होता है या किस नियम के अनुसार है? तो आपको याद रखना पड़ेगा ये किरचॉफ के वोल्टेज नियम का फॉर्मूला है। आपसे विद्युत किरचॉफ के करंट नियम का फॉर्मूला पूछ सकता है कि किरचॉफ के करंट नियम का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए सिग्मा आई बराबर क्या होता है, आपका 0 होता है। तो जो मैं प्रत्येक लाइन लिखवा रहा हूं वो प्रत्येक लाइन से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा, इसलिए प्रत्येक लाइन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए अपन क्या लगाते हैं, इनके न्यूमेरिकल लगा लेते हैं कि इसके अंदर हमारी एग्जाम्स के अंदर अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो किस प्रकार से आती है। तो देखिए अपन को पहला आपका न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको 4 करंट दे रखी है, I1, I2, I3 और I4। और आपको क्या दे दिया, इसने ये दिया है कि I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर कितना दे दिया, 10 एम्पियर। यानी कि इसके अंदर क्या किया है इन्होंने, 3 धाराओं का योग I1 बराबर दिया है आपको I2 बराबर दिया है I3 बराबर कितना दिया है, 10 एम्पियर। यानी कि I1 का मान भी कितना है, 10 एम्पियर है, I2 का मान भी कितना है, 10 एम्पियर, और I3 का मान भी कितना है आपके पास, 10 एम्पियर है। यानी कि तीनों का मान क्या है, बराबर। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि बताइए I4 का मान क्या होगा। किसका मान पूछा है आपसे, I4। देखिए I1 और I3 क्या, I1 और I2 सॉरी क्या उन कौन सी धारा, चित्र के अंदर आप यदि देख पा रहे हो तो एक तो I1 और एक I2, ये तो क्या है आपकी आने वाली धारा है, ये तो क्या है आपकी आने वाली क्या है धारा। आने वाली धारा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर तीर का चिन्ह किस तरफ आ रहा है, आपका केंद्र की तरफ आ रहा है, तो ये कौन सी धारा होगी, आने वाली धारा। दूसरी वाली धारा जो आपका दिखाई दे रही है कौन सी, I2, कौन सी है I2 धारा भी क्या है आपकी आने वाली धारा ही है, कौन सी है, आने वाली धारा। ऐसे कैसे क्या होगा, I3 और I4 ये दोनों धाराएं क्या है आपकी जाने वाली धाराएं, क्या है, जाने वाली धारा। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर 2 धाराएं तो आने वाली है और 2 धाराएं क्या है, जाने वाली। तो हमसे कौन सी धारा का मान पूछा है, तो हमसे जाने वाली धारा का मान इसने क्या किया है, पूछा है। तो हम क्या करेंगे, आने वाली धाराओं को एक तरफ जोड़ेंगे और जाने वाली धाराओं को एक तरफ जोड़ेंगे और दोनों का मान क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो आने वाली धारा मतलब क्या हो जाएगा, I1 प्लस क्या हो जाएगा I2 बराबर क्या हो जाएगा आपका I3 प्लस क्या हो जाएगा I4। ये दोनों तो हो गई आने वाली धारा और ये दोनों कौन सी हो गई आपकी जाने वाली धारा। तो देखिए I1 और I2 का मान कितना दे रखा है, 10 एम्पियर दे रखा है। तो यहां पर लिख दूंगा मैं 10 प्लस 10 बराबर I3 का मान भी कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। I3 का मान भी मैंने 10 रख दिया और प्लस का मैंने लिख दिया I4, क्योंकि I4 का मान अभी हमको पता नहीं है, I4 का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए इधर वाली संख्या को मैंने जोड़ा तो कितना बन गया, 20 बराबर ये संख्या इधर आ जाएगा 10 प्लस क्या हो जाएगा I4। अपन को किसका मान निकालना है, I4। और I4 को यही रहने देते हैं, ये 10 है, इधर किसका है, प्लस का, और प्लस वाली संख्या जब इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस। तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा I4। और यहाँ पर क्या हो जाएगा I4 बराबर क्या हो जाएगा, 20 में से 10 को घटाओ तो कितना आ जाएगा 10। तो I4 बराबर कितना आंसर आ जाएगा आपका 10 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। और 10 एम्पियर आपके कौन से ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, तो आपके ए वाले ऑप्शन के अंदर कितना है 10 एम्पियर है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी कि 10 एम्पियर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपकी एग्जाम्स के अंदर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को आप इसी प्रकार से करोगे। सबसे पहले आपको देखना है कि उसके अंदर आने वाली धारा कौन कौन सी है, फिर आपको देखना है कि उसके अंदर जाने वाली धारा कौन कौन सी है, फिर आप देखोगे कि अपन को मान किस किस का दे रखा है, फिर आने वाली धाराओं को एक तरफ जोड़ेंगे, जाने वाली धाराओं को एक तरफ जोड़ेंगे, और जो भी धारा का हमसे मान पूछा है उस धारा का मान हम आसानी से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन बताइए आपके समझ में आया या नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन आपका किरचॉफ के वोल्टेज नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन किससे संबंधित है,
तो अगला क्वेश्चन आपका किरचॉफ के वोल्टेज नियम से संबंधित है। इसमें दिया है निम्न परिपथ के लिए 2 ओम के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए। क्या 2 ओम के एक्रॉस अपन को क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर इन्होंने एक बैटरी बना रखी है, ठीक है, इधर इन्होंने क्या बना दिया, एक प्रतिरोध, क्या बना दिया, प्रतिरोध, इधर भी इन्होंने क्या बना दिया, एक प्रतिरोध बनाया, और नीचे क्या रखा है, इनको डायरेक्ट क्या कर रखा है, इन्होंने जोड़ रखा है। ठीक है, ये कितने ओम का है आपका, ये है 2 ओम का, और ये है कितने ओम का, 3 ओम का, और बैटरी दे रखी है आपको 20 वोल्ट, ये सिरा दे रखा है प्लस और ये दे रखा है माइनस। और हमसे ये पूछा है कि इस 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर पैदा होगा वो विभवांतर कितना होगा। क्या इस 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा। तो देखिए इस वाले क्वेश्चंस को करने के 2 फॉर्मूले, एक फॉर्मूला तो क्या है, जिस प्रतिरोध के सिरों पर आपसे विभवांतर पूछा है, अगर 2 ही प्रतिरोध हो और एक वैद्युतिक स्रोत हो, अगर कितने प्रतिरोध हो आपके 2 और एक क्या हो, वैद्युतिक स्रोत, तो उस कंडीशन में अपन डायरेक्ट मान कैसे निकालेंगे कि जिस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर पूछ रहा है वो प्रतिरोध का मान आप यहां पर ऐसे कैसे रख दो। क्या लिखा मैंने, मेरे से इस वाले प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर पूछा है तो इस प्रतिरोध का मान 2 था तो 2 मैंने रख दिया, गुणा कर दो कुल वोल्टेज से। कुल वोल्टेज कितना है आपका 20 है, कुल वोल्टेज कितना है आपका 20। मैंने क्या किया, जिस प्रतिरोध के सिरों पर हमसे विभवांतर पूछा उस प्रतिरोध का मान डायरेक्ट रखा, गुणा किया कुल वोल्टेज से। इस परिपथ का कुल वोल्टेज कितना है, तो परिपथ का कुल वोल्टेज कितना है 20, तो मैंने किससे गुणा कर दिया 20 से। बटे क्या करना है, नीचे क्या करना है आपको, इन दोनों प्रतिरोधों का योग कर देना है। नीचे क्या करना है, इन दोनों प्रतिरोधों का योग कर देना है। तो इस वाले प्रतिरोध को और इस वाले प्रतिरोध को जोड़ा तो क्या आ गया 2 प्लस क्या आ गया 3, 2 प्लस क्या आ गया 3। अब इसको जैसे ही अपन सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 गुणा 20 बटे क्या हो गया 5, 5 से 20 कितनी बार कट गया 4 बार, तो 4 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 8 वोल्ट। तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान कितना आ जाएगा आपका 8 वोल्ट हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सीधा तरीका है, ना तो इसके अंदर विद्युत धारा निकालनी है ना हमको प्रतिरोध निकालना है। क्या करना है, जिस प्रतिरोध के सिरों पर मान दिया है पहले वो रख दो, गुणा कर दो टोटल वोल्टेज से, कितना वोल्टेज जोड़ रखा है, नीचे क्या करो दोनों प्रतिरोधों को जोड़कर क्या लगा दो भाग, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 गुणा 20 बटे क्या हो जाएगा 5, 5 से 20 कितनी बार कट गया 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 8। बिना अपन पेन चलाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मेरे से 2 ओम के सिरों पर विभवांतर पूछा तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 20 यानी 40, और 40 में 2 गुणा 20 बटे क्या हो जाएगा 40, 40 में दोनों को भाग, जो भाग लगा दो कितना आ जाएगा 40 में 5 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 8। अगर आपसे पूछता 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए तो आप क्या करोगे, प्रतिरोध कौन से के पूछ रहा है 3 गुणा टोटल वोल्टेज कितना 20 बटे कुल प्रतिरोधों का कुल योग कितना हो गया 5, 5 से 20 कितनी बार कट गया 4, तो कितना वोल्टेज आ गया आपका 12 वोल्ट आ गया। कितना आ गया 12, इसके सिरों पर 8 वोल्ट, इसके सिरों पर क्या आ गया 12 वोल्ट। और किरचॉफ का द्वितीय नियम हमसे क्या कहता है, किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टेजों का बीजीय योग क्या होता है 0। अब देखिए अगर मैं मान लेता हूं कि इस परिपथ के अंदर धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, इस परिपथ के अंदर धारा कुछ इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी लगा देते हैं। ये है आपका A, ये क्या है B, ये C और ये क्या है D। और हम चल रहे हैं कौन सी दिशा में, तो हम जा रहे हैं A B C D और A की दिशा में। तो देखिए हम भी इधर जा रहे हैं और धारा भी इधर आ रही है, यानी कि हमारे चलने की दिशा और धारा के चलने की दिशा क्या है समान है। जब हमारे चलने की दिशा और धारा के चलने की दिशा समान है तो प्रतिरोध का पहला सिरा क्या होगा प्लस और दूसरा सिरा क्या होगा माइनस। यहां पर भी प्रतिरोध का पहला सिरा क्या होगा प्लस और दूसरा सिरा क्या होगा माइनस। अब हमको क्या करना है, सभी विद्युत वाहकों को क्या कर देना है बीजीय योग, मतलब ए से खा गए अपन बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ गया तो क्या आया प्रतिरोध, प्रतिरोध आया तो इसके सिरों का क्या लेना पड़ेगा विभवांतर। बताइए इसके सिरों का विभवांतर कितना है 8 है, लेकिन चिन्ह कौन से आएगा, जो पहले चिन्ह आया, पहले चिन्ह कौन सा आया प्लस, तो प्लस का मैं लिख दूंगा 8। फिर मैं पहुंचा बी, बी से कहां जाना है मेरे को, बी से जाना है सी की तरफ,
तो बी से सी की तरफ गया तो क्या आया, प्रतिरोध, और प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज कितना है 12, और चिन्ह पहले कौन सा आया, प्लस, तो प्लस का क्या लिख दूंगा 12। फिर मेरे को जाना है सी से, कहा जाना है डी, ना तो इसके अंदर प्रतिरोध है ना ही इसके अंदर बैटरी है, तो कुछ भी नहीं आएगा। फिर मेरे को कहा जाना है डी से, कहा जाना है मेरे को ए की तरफ जाना है, तो डी से ए की तरफ जा रहा हूं तो पहले चिन्ह कौन सा आया, माइनस, और इस इस बैटरी का वोल्टेज कितना है आपका 20, और इन सब वोल्टेजों का बीजीय योग कितना होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। अगर इन सब वोल्टेजों का बीजीय योग 0 हो गया तो आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए 12 + 8 बराबर हो गया क्या, प्लस का 20, माइनस 20 बराबर बताओ कितना आएगा, 0, क्योंकि प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार आपका किरचॉफ का नियम भी क्या हो जाता है, यहाँ पर लागू हो जाता है। तो एक तरीका तो ये था कि आप जिस भी प्रतिरोध मान लेते हैं, अगर इसको प्रतिरोध के रूप में लिखना चाहे तो ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, और टोटल वोल्टेज कितना है V, और आपसे पूछा जाए कि इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो कैसे लिखोगे, जिस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर लिखना है उसका मान रख दोगे, गुणा कर दोगे टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका VT, नीचे क्या करोगे, दोनों प्रतिरोधों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो ये प्रतिरोध R1 के सिरों पर क्या आ जाएगा, विभवांतर आ जाएगा। तो प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर V1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध R1 गुणा क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज बटे नीचों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ऐसे यदि आपको V2 निकालना होता, क्या निकालना होता V2, तो आप कैसे लिखते, V2 जिस प्रतिरोध का निकालना है उस प्रतिरोध का मान गुणा क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज बटे नीचे के दोनों प्रतिरोधों को क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे, तो ये किसका मान आ जाएगा, आपका V2 का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, यदि दो प्रतिरोध एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है तो इन फॉर्मूलों की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। तो ये तो हुआ डायरेक्ट, ये फॉर्मूले आपको याद रखना, ये आपके एग्जाम्स के अंदर आपका बहुत ज्यादा टाइम बचाने वाले। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इस वाले को, तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं कि आप इसको अब आप कैसे सोल्व कर सकते हो। तो इसको आप सोल्व करोगे किरचॉफ के वोल्टेज नियम से। किससे सोल्व करोगे अब आप इसको, किरचॉफ के वोल्टेज नियम से भी क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर था प्लस, यहाँ पर माइनस, ये है 20 वोल्ट, यहाँ पर एक क्या लगा रखा है, इन्होंने प्रतिरोध लगा रखा है, यहाँ पर एक प्रतिरोध इधर है और इसको जोड़ रखा है, ये है 3 ओम का, ये है कितने ओम का, 2 ओम का। और आपसे पूछा है कि इस प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। अब विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर V बराबर क्या होता है, I इंटू क्या होता है R। अब R का मान तो यहाँ पर दे रखा है, लेकिन हमको I का मान यहाँ पर पता नहीं है। तो पहला काम तो क्या है, हम I का मान यहाँ पर क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो देखिए I का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर तो केवल एक ही वैद्युतिक स्रोत है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर R1 और R2 यानी कि 2 ओम का प्रतिरोध और 3 ओम का प्रतिरोध दोनों कौन से क्रम में लग रहे हैं, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला RT बराबर क्या होता है, R1 प्लस क्या होता है, R2। तो मैंने R1 प्लस R2 किया तो टोटल प्रतिरोध का मान कितना आ गया मेरे पास, 5 ओम। और टोटल वोल्टेज कितना दे रखा है मेरे को, 20 वोल्ट दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे को, 20 वोल्ट। तो यहां से मैं I का मान निकाल सकता हूं, क्या I बराबर क्या होता है, V बटे क्या होता है, R होता है। V का मान कितना दिया मेरे को 20, R का मान कितना दिया मेरे को 5, तो भाग दिया तो धारा का मान कितना आ गया मेरे पास, 4 एम्पियर आ गया। यानी कि अब इस परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना आ गया, 4 एम्पियर। अब अपन इसके सिरों पर विभवांतर निकाल सकते हैं, तो विभवांतर V बराबर क्या होता है, I इंटू क्या होता है, R। तो विभवांतर V बराबर क्या होता है, I इंटू क्या होता है, R। I का मान कितना दे रखा है बताइए, 4। R का मान कितना दे रखा है, 2। 4 को जब 2 से गुणा करेंगे तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना आ गया, 8 वोल्ट। तो दूसरा तरीका ये है। लेकिन अभी तो यहाँ पर केवल क्या है, एक ही विद्युत वाहक बल का स्रोत है, इस कारण अपन ने श्रेणी क्रम में भाग देके और प्रतिरोध का मान निकाल लिया। फिर देखिए दूसरा, अगर इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालना होता तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। I का मान तो अब भी यहाँ पर क्या रहेगा आपका, 4 एम्पियर ही रहेगा। तो I का मान तो 4, R का मान अब कितना हो गया, 3। तो V2 बराबर टोटल वोल्टेज कितना आ गया आपका, 12 वोल्ट हो गया। तो इस प्रकार से
आप इन प्रतिरोध के सिरों पर क्या निकाल सकते हो, विभवांतर निकाल सकते हो। अगर यही वाला क्वेश्चन समझ में आ गया इतना तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, तो धारा का मान निकाल के ऐसे गुणा कर सकते हो। चाहे मैंने वो फॉर्मूला बताया कि जिस प्रतिरोध के सिरों पर निकालना है उस प्रतिरोध का मान गुणा टोटल वोल्टेज बटे नीचे दोनों प्रतिरोधों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इस वाले क्वेश्चंस के अंदर तो आपका आंसर क्या हो गया, 8 वोल्ट हो गया। तो 8 वोल्ट कौन से ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, ए वाले ऑप्शन के अंदर। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया आपका, ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इस वाले क्वेश्चंस के अंदर दिया है कि निम्न परिपथ में 2 एम्पियर धारा बह रही है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या दे दिया इन्होंने, धारा का मान भी दे दिया और एक वोल्टेज लगा दिया। तो देखिए एक तो यहाँ पर इन्होंने बैटरी लगा रखी है और एक यहाँ पर इन्होंने एक क्या लगा रखा है, प्रतिरोध, और एक प्रतिरोध इन्होंने यहाँ पे लगाया। और हमसे ये दिया है कि इस परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना है, 2 एम्पियर। और ये जो बैटरी दे रखी है वो कितने वोल्ट की दे रखी है, 24 वोल्ट की दे रखी है। कितने की, 24। और ऊपर वाला जो प्रतिरोध दे रखा है वो कितने ओम का दे रखा है, हमको 3 ओम का दे रखा है। किसका दे रखा है, 3 ओम। और हमसे पूछा है कि इस वाले प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है कि इस प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो तरीके, एक तो जो मैंने वाला फॉर्मूला बताया उस वाले फॉर्मूले से आप कर सकते हो। उस वाले से कैसे करोगे, आर का मान ज्ञात करना है तो कैसे लिखते हो, अगर इस परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली क्या, इस परिपथ के सिरों पर आपको वोल्टेज निकालना होता, कि अगर V2 बराबर निकालना होता तो R इंटू क्या हो जाता, टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कितना है आपका, 24 है। कितना है, 24 बटे क्या हो जाएगा आपका, बटे क्या हो जाएगा आपका, दोनों प्रतिरोधों को योग कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा, R। अब देखिए V2 बराबर क्या लिख सकते हो आप, I इंटू क्या लिख सकते हो, R। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 इंटू R। लेकिन इस वाले से तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए R से R को मैंने काट दिया, 2 से ये कितनी बार कट गया आपका, 12 बार। कितनी बार कट गया, 12। तो मैं क्या लिख दूंगा, 3 प्लस R बराबर कितना हो गया, 12। अब R बराबर कितना हो जाएगा, 3 इधर प्लस है, प्लस वाली संख्या इस तरफ गई तो क्या हो गया, माइनस। तो 12 माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 9। तो इस वाले फॉर्मूले से तो आपका आंसर कितना आ गया, 9 ओम आ गया। कौन सा आ गया, 9 ओम। और 9 ओम कौन से ऑप्शन के अंदर है, आपकी सी वाले। तो इस वाले फॉर्मूले से भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। दूसरा कौन सा है, दूसरा आप इसको कर सकते हो किरचॉफ के नियम से। किससे कर सकते हो, किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ के नियम से कैसे करोगे, देखो इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर निकालना है आपको। देखिए धारा का मान दे रखा है 2, प्रतिरोध का मान दे रखा है 3, और विभवांतर V बराबर क्या होता है, I इंटू क्या होता है, R। तो धारा आपको दे रखी है 2, प्रतिरोध दे रखा है 3, तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना पैदा हो गया, 6 वोल्ट। धारा इधर से प्रतिरोध में प्रवेश कर रही है तो ये सिरा प्लस होगा और ये सिरा क्या होगा, माइनस होगा। ऐसे कैसे, इस वाले को तो मिटा देता हूँ, ये तो सिंपल था आपका, उस वाले फॉर्मूले से किया। दूसरे वाले से अगर आप ऐसे करना चाहो किरचॉफ के, अब यहां से भी धारा बह रही है, इसके अंदर धारा कितनी बह रही है, 2 एम्पियर। कितनी बह रही है, 2 एम्पियर। और इसके प्रतिरोध अपन को पता नहीं है तो विभवांतर कैसे लिखेंगे, V2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, R। V2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू R, क्योंकि अपन जानते हैं V बराबर क्या होता है, I इंटू क्या होता है, R। I का मान कितना दे रखा है, 2, लेकिन R का मान पता नहीं है तो अपन ने क्या लिख दिया, 2R। अब अपन को चलने की दिशा मान लेते हैं कि अपन जो चल रहे हैं वो घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, ABCD एक ही तरफ। किस तरफ चल रहे हैं, ABCD एक ही तरफ अपन क्या कर रहे हैं, इस लूप के अंदर चल रहे हैं। तो A से कहां जाऊंगा मैं, B की तरफ। तो मैं जा रहा हूं इधर, धारा भी जा रही है इधर, दोनों की दिशा समान। तो पहले वाला चिन्ह प्लस, तो पहले वाला चिन्ह ले लूंगा प्लस, और इसके सिरों पर वोल्टेज कितना है आपका, 6। तो प्लस का क्या आ गया आपका, 6। फिर पहुंचा मैं कहां पर, B पर। B से कहां जाना है मेरे को, C पे जाना है। तो B से C की तरफ गया तो प्रतिरोध आया, तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर लूंगा। तो मैं जा रहा हूं ऊपर से नीचे की तरफ, धारा भी ऊपर से नीचे की तरफ। तो पहला वाला चिन्ह प्लस होगा और दूसरा वाला चिन्ह क्या होगा, माइनस। तो प्लस का हो जाएगा क्या, 2 इंटू क्या हो जाएगा, R। अब जाना है मेरे को C से कहां जाना है, D पे। लेकिन C से D के बीच में ना तो प्रतिरोध है ना बैटरी है, तो कुछ भी नहीं आएगा। अब जैसे मैं D से A की तरफ जाऊंगा, तो D से A की तरफ गया तो मैं जा रहा हूं इधर, और धारा भी जा रही है इधर। लेकिन पहले चिन्ह किसका आ गया, माइनस का। तो माइनस का चिन्ह पहले आ गया, तो माइनस के 24 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए ये है प्लस का, ये है माइनस का। तो 2R बराबर 2R
माइनस 24 में से 6 घटाओ तो कितना बच गया, माइनस के 18 बराबर कितना बच गया, 0। अब केवल आपको तो आर का मान निकालना है, तो 2r तो मैंने इधर रख लिए, माइनस वाली संख्या बराबर की इस तरफ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो 2r बराबर कितना हो गया, 18। और यदि मेरे को r का मान निकालना है तो r से 2 क्या हो रहा है, गुणा, और गुणा वाली संख्या इस तरफ आएगी तो 18 में 2 का क्या लग जाएगा, भाग, और जब 18 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 9। एक तरीका तो वो था जो मैंने बताया, वो शॉर्ट तरीका था, उससे आपका आंसर थोड़ा जल्दी आ जाता है। एक तरीका ये आपका किरचॉफ के नियम का है कि किरचॉफ का नियम के अनुसार क्या करेंगे, सभी वोल्टेजों के बीजीय योग को कितना कर देंगे, 0, क्योंकि ये प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर है, ये भी प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर है, ये वैद्युतिक स्रोत का विद्युत वाहक बल है, तो प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर और वैद्युत वाहक बलों का, जो भी वैद्युतिक स्रोत है उसके विद्युत वाहक बलों का योग, इन दोनों का जो टोटल योग है वो किसके बराबर होता है, आपके 0 के बराबर होता है। तो जो आपको अच्छा लगे उस वाले मैं पैटर्न से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो किरचॉफ के दोनों नियम आपको अच्छे से समझ में आए। किरचॉफ के दोनों नियम के मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिए कि किरचॉफ के दोनों नियम से आपके किस किस प्रकार से क्वेश्चन से आ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए, अगर मान लो 2 बैटरी के सोर्स लगे होते हैं, एक बैटरी इधर लगा दी मैंने और ये प्रतिरोध लगा दिया मैंने, मान लेते हैं कितना, 3 ओम का है, और इधर जो मैंने प्रतिरोध लगाया वो है आपका 5 ओम का, कितना है, 5 ओम का। और इस प्रतिरोध के साथ मैं क्या लगा देता हूं, एक बैटरी लगा देता हूं, ठीक है, और इस बैटरी को मैंने क्या कर दिया, इससे यहां पर क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब ये है बैटरी आपकी कितने ओम की, तो ये बैटरी है आपके 15 वोल्ट की, और ये बैटरी है आपके 9 वोल्ट की, कितने वोल्ट की, 15 की और 9 की। आपको निकालना है कि इस परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान कितना होगा। क्या निकालना है आपको, इस परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान निकालना है। अब देखिए, ये वाला फॉर्मूला अपन कहाँ काम में लेंगे, तो वही किरचॉफ के द्वितीय नियम से इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि हम हमारी मर्जी से विद्युत धारा की दिशा को मानेंगे कि विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार से हो सकती है। तो आप अपनी मर्जी से मानोगे, तो मैं मान लेता हूं कि 15 वोल्ट की बैटरी के कारण जो विद्युत धारा है वो इस दिशा में बह रही है। ठीक है, विद्युत धारा के बहने की दिशा मैं कैसे मान लेता हूं, तो विद्युत धारा के बहने की दिशा मैं इस प्रकार से क्या कर लेता हूं, मान लेता हूं। तो विद्युत धारा की दिशा मैंने अपनी मर्जी से मान ली कि विद्युत धारा है वो इस दिशा में, यानी कि घड़ी की दिशा में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो 2 ही स्टेप बताए थे कि विद्युत धारा की दिशा को हम अपनी मर्जी से मानेंगे। दूसरा, हम किधर घूमना चाहते हैं वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस परिपथ में किधर से किधर जाना चाहते हैं। मैं तो सीधा मान लेता हूं कि इस परिपथ में मैं ए से बी पे जाऊंगा, बी से सी पे, सी से डी पे और डी से ए पे, वापिस किसके पास पहुंच जाऊंगा, वापिस ए के पास पहुंच जाऊंगा। अब देखिए, धारा बह रही है इस दिशा में और हम जा रहे हैं इसी दिशा में, तो विद्युत धारा और हमारी दिशा क्या हो गई, समान। तो प्रतिरोध में जिस सिरे से धारा प्रवेश करेगी वो सिरा होगा प्लस, और जिस सिरे से धारा बाहर निकलेगी वो सिरा होगा माइनस। तो इस सिरे, इस प्रतिरोध में धारा इधर से प्रवेश कर रही है तो ये वाला सिरा प्लस हो जाएगा, ये वाला सिरा माइनस हो जाएगा। इस प्रतिरोध में धारा आएगी ऊपर से नीचे की तरफ, और हम भी आ रहे हैं बी से सी की तरफ, दोनों की दिशा समान, तो ये सिरा प्लस होगा और ये सिरा क्या होगा, माइनस। तो केवल प्रतिरोध के सिरों पर प्लस माइनस की दिशा इस धारा की दिशा पर निर्भर करती है। फिर ये छोटी वाली प्लेट है तो माइनस होगी, बड़ी वाली प्लेट क्या होगी, प्लस। बैटरी के अंदर कुछ नहीं करना, छोटी वाली प्लेट माइनस होगी, बड़ी वाली प्लेट क्या होगी, प्लस। अब क्या करना है, जिधर हमने बताया उस दिशा में घूमते हुए किरचॉफ के नियम को वहां पर क्या कर देना है, हमको लगा देना है। तो देखिए, हम कहा जाएंगे, ए से कहा जाएंगे हम बी पे, तो ए से बी की तरफ गए तो पहले चिन्ह किसका आया, प्लस का, तो मैंने क्या लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। और इस प्रतिरोध के सिरों पर क्या लिखना है, विभवांतर। तो और विभवांतर V बराबर क्या होता है, I इंटू क्या होता है, R। I का मान हमको ना तो दे रखा है, तो I की जगह तो मैंने क्या लिख दिया, I। R का मान हमको दे रखा है, R का मान कितना दे रखा है हमको, तो R का मान दे रखा है कितना, 3 ओम, तो R की जगह मैं कितना रख दूंगा, 3I। तो इस वाले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना हो गया, 3 गुना क्या हो गया आपका I। ठीक है, फिर बी से कहां जाऊंगा, मैं सी की तरफ जाऊंगा, कहां जाऊंगा, बी से सी की तरफ। तो देखिए, जब मैं बी से सी की तरफ जा रहा हूं तो पहले प्रतिरोध आया, प्रतिरोध आया तो पहले चिन्ह कौन सा होगा, प्लस का होगा, और पहले चिन्ह यदि प्लस का हुआ
तो क्या होगा 5, और 5 इसके अंदर जो धारा बह रही है उसको अपन कितना माना है I, तो दूसरे वाला विभवांतर कितना हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा I। फिर अगला क्या है आपकी बैटरी है, बैटरी के अंदर पहले चिन्ह कौन सा आया माइनस आया, और बैटरी के वोल्टेज का मान कितना है 9, तो क्या लिख दूंगा माइनस का 9। फिर मेरे को कहाँ जाना है सी से कहाँ जाना है डी की तरफ, तो कुछ भी नहीं है, ना तो प्रतिरोध है ना बैटरी है, कुछ भी नहीं है। फिर डी से कहाँ जाएंगे अपन ए की तरफ जाएंगे, तो देखिए पहले चिन्ह किसका है माइनस का है, और माइनस का मैं लिखूंगा 15 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। बताइए इतना कुछ समझ में आया आपके कि किस प्रकार से प्लस माइनस लगाएं। प्लस माइनस हमको उस प्रकार से लगाना है कि प्रतिरोध के अंदर धारा जिस सिरे से प्रवेश कर रही है वो सिरा प्लस होगा, और जिस सिरे से धारा बाहर निकलेगी वो सिरा क्या होगा माइनस होगा, सीधा सा है। फिर हम हमारे घूमने की दिशा में चलेंगे, जो पहला सिरा आएगा वो चिन्ह पहला अपन लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 3i और 5i दोनों प्लस प्लस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा 8i। इधर ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, चिन्ह समान होने पर संख्याएं जुड़ जाती है, तो माइनस का 15 और माइनस का 9 जोड़ा तो कितना आ गया माइनस का 24 बराबर क्या हो गया 0। अब ये संख्या माइनस की है, माइनस वाली संख्या को इस तरफ ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा 8i बराबर कितना हो गया 24। अब मेरे को किसका मान निकालना है i का, तो i बराबर क्या हो जाएगा 24 बटे कितना हो जाएगा 8, और 24 में 8 का भाग लगाऊंगा, तो बताइए विद्युत धारा का मान कितना आ गया 3 एम्पियर। तो इस परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा आपका 3 एम्पियर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में आया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको दो वैद्युतिक स्रोत दे रखे हो तो भी अपन क्या कर सकते हैं किरचॉफ के नियम की सहायता से उस परिपथ के अंदर बहने वाली धारा का मान हम क्या कर सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया। तो किरचॉफ का माने प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों के न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब अगला हमारा जो नियम आता है इसके अंदर किरचॉफ के नियम के बाद में अब अपन अगले नियम के ऊपर चलते हैं, और अगला नियम आता है कौन सा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का नियम। अगला नियम कौन सा आता है, तो अगला नियम आता है आपका किसका व्हीटस्टोन ब्रिज का नियम। तो अगला कौन सा नियम देखेंगे अपन, तो देखिए अगला है आपका क्या व्हीटस्टोन ब्रिज का नियम। व्हीटस्टोन ब्रिज, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, वो सब चीजों के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसकी सहायता से हम किसी भी चालक पदार्थ या किसी भी प्रतिरोध का मान क्या कर सकते हैं अपन ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध माप सकते हैं, या फिर कोई प्रतिरोधक होता है जो छोटा प्रतिरोध होता है, कलर कोडिंग वाले छोटे प्रतिरोध आते हैं प्रतिरोधक बोलते हैं उनको, उनके प्रतिरोध का मान भी अपन क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। तो जिन पदार्थों के प्रतिरोध का मान हमें पता नहीं होता है उन पदार्थों के प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या करते हैं उपयोग करते हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अज्ञात मान वाले जो प्रतिरोधक होते हैं या अज्ञात मान वाले जो प्रतिरोध होते हैं उनका मान ज्ञात करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या लिखोगे आप अज्ञात मान वाले, क्या अज्ञात मान वाले प्रतिरोधकों का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग समझ में आया तो आपका कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग कहां पे करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका यही बनता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कहां पर उपयोग किया जाता है। तो प्रतिरोधक होते हैं उनका मान ज्ञात करने के लिए या प्रतिरोधकों का मान ज्ञात करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या करते हैं उपयोग करते हैं। फिर इसकी सहायता से अपन कौन से मान वाले प्रतिरोध, तो जो मध्यम मान वाले प्रतिरोध होते हैं, क्या मध्यम मान वाले प्रतिरोधकों का, मध्यम मान वाले
प्रतिरोधकों का मान ज्ञात करने के लिए, क्या मान ज्ञात करने के लिए, तो मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसका क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, तो जो मध्यम मान वाले जो प्रतिरोधक होते हैं उनका मान ज्ञात करने के लिए अपन व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। फिर अगला लिखना है आपको, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये क्या करता है, 4 प्रतिरोधकों की सहायता से एक ब्रिज का निर्माण करता है और उस ब्रिज के बीच में एक गैल्वेनोमीटर यानी कि विभव मापी लगा होता है। तो ये जो ब्रिज है वो उस ब्रिज की संतुलन अवस्था में काम करता है। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है वो ब्रिज की संतुलन अवस्था में काम करता है। तो अगला याद रखना है, यह क्या आपका ब्रिज की, क्या ब्रिज की संतुलन अवस्था में, किसमें, ब्रिज की संतुलन अवस्था में कार्य करता है। तो यह ब्रिज की संतुलन अवस्था में क्या करता है, आपका कार्य करता है। देखिए कैसा होता है इसका डायग्राम। तो अपन को ये 4 प्रतिरोध इसने दे दिए, एक प्रतिरोध ये हो गया, दूसरा प्रतिरोध ये कौन सा प्रतिरोध हो गया आपका, तीसरा, और ये वाला कौन सा प्रतिरोध हो गया आपका, चौथा। ये है आपका P, ये है Q, और इधर का हो गया R, और इधर का क्या हो गया आपका S। ठीक है, S को मैं मान लेता हूं क्या, परिवर्तित प्रतिरोध, और P और Q आनुपातिक प्रतिरोध होते हैं। इनके सिरों पर मैंने क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी, और एक यहाँ पर बैटरी का स्विच लगा दिया, और इसको मैंने इसके दूसरे वाले सिरे से क्या कर दिया, जोड़ दिया। इनके जो बीच वाले सिरे हैं यहाँ पर मैंने एक स्विच लगा दिया, और यहाँ पर एक विभव मापी G लगा दी, और इसको इस सिरे के साथ जोड़ दिया। ये सिरा मान लेते हैं A है, ये है B, ये है C, और ये क्या है D। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। एक चीज मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर देखिए मैंने जो S है, S को मैंने क्या माना है, परिवर्तित प्रतिरोध माना है। S को मैंने क्या माना है, परिवर्तित प्रतिरोध। ठीक है, और R को मैंने क्या माना है, यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध माना है। R को मैंने क्या माना है, यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, ये वाली चीज ध्यान रखना। कई किताबों के अंदर आप कोई किताब के अंदर कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो कई किताबों के अंदर क्या हो सकता है, मैंने S को परिवर्तित प्रतिरोध माना है, तो वो किताब वाला R को क्या मान सकता है, परिवर्तित प्रतिरोध मान सकता है। अगर उसने R को परिवर्तित प्रतिरोध मान लिया तो S अब उसका क्या बन जाएगा, अज्ञात प्रतिरोध बन जाएगा। तो यहां पर R और S ये फॉर्मूले के अंदर चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको हिंदी में फॉर्मूला याद रखना है कि परिवर्तित जो प्रतिरोध है वो अलग होगा और अज्ञात प्रतिरोध है वो अलग होगा। तो मैं यहां पर क्या मान के चल रहा हूं, S को परिवर्तित प्रतिरोध मान रहा हूं और R को अज्ञात प्रतिरोध मान रहा हूं। उस कंडीशन में इस व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से इस अज्ञात प्रतिरोध का ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा वो देखेंगे। तो देखो यह ब्रिज की संतुलन अवस्था में काम करता है। ब्रिज मतलब ये वाला C और D के बीच में ये जो लाइन बन रही है, ये रोड बन रही है, ये क्या है, एक तरह से ब्रिज का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, ब्रिज का। ऊपर आपका ये डायग्राम कट रहा है तो इसको मैं थोड़ा नीचे बना देता हूं। ये यहाँ पे मिला हुआ है और ये हो गया, ये P है, ये Q है, ये B और ये है C वाला पॉइंट। इधर लिख देता हूँ, कौन सा पॉइंट है ये, C वाला। ठीक है, तो ये देखिए ये जो बीच में बन रहा है ना, ये है ब्रिज। क्या है, ब्रिज। और इस ब्रिज के अंदर ये क्या लगा हुआ है, विभव मापी। अगर इस विभव मापी के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 0 हो गया, यानी कि इस विभव मापी का जो संकेतक है वो किस पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। इस विभव मापी का संकेतक 0 पे आ जाएगा, उस कंडीशन को अपन बोलेंगे ब्रिज की संतुलन अवस्था। उसे अपन क्या कहेंगे, ब्रिज की संतुलन अवस्था। तो आपसे पूछ सकता है कि ब्रिज की संतुलन अवस्था क्या होती है, तो जब संतुलन अवस्था वो होती है जब विभव मापी में से या बीच वाली ब्रांच में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 0 हो जाएगा, तो वो ब्रिज की संतुलन अवस्था कहलाती है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ब्रिज की क्या कहलाता है, संतुलन अवस्था में कार्य करता है। तो दूसरी आपको लाइन लिखनी है क्या, ब्रिज की संतुलन अवस्था में, क्या ब्रिज की
संतुलन अवस्था में, ब्रिज की संतुलन अवस्था में विभवमापी में, क्या विभवमापी में प्रवाहित धारा का मान, धारा का मान क्या होगा आपका, शून्य होगा। क्या होगा जब ब्रिज आपका संतुलन अवस्था में हो जाएगा तो ये जो विभव मापी है, गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। जब इस गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा तो ब्रिज संतुलन अवस्था में होगा, और जब संतुलन अवस्था में होगा तो उस कंडीशन में अपन अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन आमने सामने की भुजाओं के प्रतिरोध का क्या कर देंगे, गुणा। इन आमने सामने की भुजाओं के प्रतिरोध का क्या कर देंगे अपन, गुणा कर देंगे। तो ब्रिज की संतुलन अवस्था में क्या होता है, अगली लाइन लिखना है क्या, ब्रिज की संतुलन अवस्था में, क्या ब्रिज की संतुलन अवस्था में, ब्रिज की संतुलन अवस्था में आमने सामने की, आमने सामने की भुजाओं के, आमने सामने की भुजाओं के प्रतिरोध का गुणनफल, प्रतिरोध का गुणनफल बराबर होता है। क्या ब्रिज की संतुलन अवस्था में क्या होता है, जो आमने सामने की भुजाएं हैं उनके प्रतिरोध का जो मान है उनका गुणनफल क्या होगा, बराबर। अगर ये ब्रिज आपका क्या हो गया, संतुलन की अवस्था में हो गया, यानी कि इस विभवमापी में प्रवाहित होने वाली धारा आई का मान क्या हो गया, 0, तो आमने सामने की भुजा यानी कि P गुणा आर, यानी कि क्या हो जाएगा, P गुणा आर। देखिए ये दोनों आमने सामने की भुजा है तो मैंने इन दोनों भुजाओं को क्या कर दिया, गुणा, यानी कि P इंटू आर बराबर किसके होगा, इन दोनों भुजाओं के। ये दोनों भी क्या है, आमने सामने की भुजा है, तो बराबर हो जाएगा Q गुणा क्या हो जाएगा, R। तो P गुणा आर बराबर Q बटे Q गुणा क्या होगा, S। P गुणा आर बराबर Q गुणा S कब होगा, जब ब्रिज कौन सा होगा आपका, संतुलन अवस्था में होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, आमने सामने की भुजाओं के प्रतिरोध का गुणनफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए मैंने ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर आपको चाहे परिवर्तित प्रतिरोध हो चाहे अज्ञात प्रतिरोध हो, वो हो जाएगा कि ब्रिज की संतुलन अवस्था में आपको आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल क्या करना है, आपको बराबर करना है। तो इससे अपन आर क्या है आपका, अज्ञात प्रतिरोध है, तो आपको किसका मान निकालना है, आर का निकालना है। तो आर से पी क्या हो रहा है, गुणा, और गुणा वाली संख्या उस तरफ जाती है तो क्या लग जाता है, भाग। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे P गुणा क्या हो जाएगा, S। अब यहां पर Q और P है, ये क्या होती है आपकी आनुपातिक भुजाएं होती है, P और Q। यहाँ क्या लिख सकते हो आप, यहाँ P और Q क्या है आपके आनुपातिक प्रतिरोध है, P और Q क्या है आपके आनुपातिक प्रतिरोध है। R आपको पता ही है अज्ञात प्रतिरोध है, S आपको पता ही है परिवर्तित प्रतिरोध है। तो आनुपातिक प्रतिरोध को किससे गुणा करेंगे अपन, परिवर्तित प्रतिरोध से। अगर आनुपातिक प्रतिरोध को परिवर्तित प्रतिरोध से गुणा कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, अज्ञात प्रतिरोध का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला। तो सूत्र बन गया आर बराबर Q बटे P गुणा क्या हो जाएगा, S। समझ में आया चीज। तो आपको ये वाला फॉर्मूला कब होगा, जब S को आपने परिवर्तित प्रतिरोध माना है, R को आपने क्या माना है, अज्ञात। अगर इसको उल्टा मान लेता, अगर कोई किताब के अंदर इसको उल्टा मान रखा है, उसने R को तो परिवर्तित और S को अज्ञात मान लिया, तो ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, S बराबर हो जाएगा Q बटे P गुणा क्या हो जाएगा, R। कई किताबों के अंदर आपको ये वाला फॉर्मूला भी मिल सकता है। अब इसने S को क्या माना है, अज्ञात प्रतिरोध माना है, इसने R को क्या माना है, परिवर्तित प्रतिरोध माना है, तब जाके ये वाला फॉर्मूला है। लेकिन अगर S परिवर्तित प्रतिरोध होता, R अज्ञात प्रतिरोध होता, फॉर्मूला ये बनता R बराबर Q बटे P गुणा S। तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों फॉर्मूलों में जब आप कंपेयर करोगे ना तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि यहाँ पर Q बटे P तो फिक्स रहने वाला है, Q बटे P तो क्या रहेगा, फिक्स, Q ऊपर आएगा, P खाएगा नीचे, तो ये वाली चीज तो चेंज होने वाली नहीं है। अब इसका समाधान मैं बता देता हूं कि कंफ्यूज नहीं होना है, तो उसके लिए क्या करना है, पहले इसको नोट करो, ठीक है, इसको नोट करो, पहले नोट किया इसको। तो देखिए अब इसका समाधान निकाल लेते हैं कि यार
अपन आर को माने एस को माने कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। तो देखिए आपको हिंदी में ये वाला फॉर्मूला याद रखना। हिंदी में कैसे याद रखोगे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, क्या, अज्ञात प्रतिरोध, क्या, अज्ञात प्रतिरोध बराबर आपको लिखना है Q बटे P, गुणा लिखना है आपको परिवर्तित प्रतिरोध। क्या लिखना है आपको, Q बटे P गुणा क्या लिखना है, परिवर्तित प्रतिरोध। ये वाला सूत्र आपको याद रखना है। अब वो चाहे आपको क्वेश्चंस के अंदर देगा कि यहाँ पर S बराबर परिवर्तित प्रतिरोध है या R बराबर प्रतिरोध, तो आपको तो ये याद रखना है कि अज्ञात प्रतिरोध बराबर Q बटे P गुणा क्या करना है, परिवर्तित प्रतिरोध। अब उसने R को माना है या S को माना है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन को तो परिवर्तित प्रतिरोध के मान को Q बटे P से क्या करना है, गुणा करना है। अगर उसने परिवर्तित प्रतिरोध S मान लिया तो Q बटे P गुणा, अब परिवर्तित प्रतिरोध उसने क्या माना, S, तो S, अब S परिवर्तित प्रतिरोध हो गया तो R क्या हो गया आपका, अज्ञात प्रतिरोध हो गया। अगर उसने ऐसा नहीं माना, उसने ये कहा कि आपके क्वेश्चन दे दिया कि Q और P के मान तो वो देगा ही डायरेक्ट, इसमें तो कोई चेंजेबल नहीं है। उसने बोला कि परिवर्तित प्रतिरोध R का मान दे दिया आपसे, अब उसने R को क्या बता दिया, परिवर्तित प्रतिरोध, तो Q बटे P तो यहाँ पर आने वाला ही। अब परिवर्तित प्रतिरोध को उसने क्या मान लिया, R, तो R इधर आ गया तो S यहाँ पर आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला चाहे कैसे भी हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये हिंदी वाली लाइन याद रखना है कि अज्ञात प्रतिरोध बराबर होता है Q बटे P गुणा क्या होता है, परिवर्तित प्रतिरोध। अब क्वेश्चन में आपको साफ साफ लिख के देगा कि यहाँ पर परिवर्तित प्रतिरोध R है या S है, तो जो भी परिवर्तित प्रतिरोध है उसके मान को अपन को यहाँ से क्या करना है, गुणा करना है। ये चीज समझ में आई। तो व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आ गया। व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से अपन क्या करते हैं, प्रतिरोधकों का मान ज्ञात करते हैं। जो भी अज्ञात मान वाले प्रतिरोध होते हैं उनका मान ज्ञात करते हैं। ब्रिज की संतुलन अवस्था में काम करता है। ब्रिज की संतुलन अवस्था में विभवमापी के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 होता है। अगर विभवमापी में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 0 है तो ब्रिज संतुलन की अवस्था में होगा। ये भी लाइन आपको याद रखनी है। संतुलन की अवस्था में क्या होता है, आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल क्या होता है, बराबर। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो अज्ञात प्रतिरोध बराबर होता है Q बटे P गुणा क्या होता है, परिवर्तित प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन लगा लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, उससे रिलेटेड आपकी एग्जाम्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया आपका, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग वोल्टेज मापने के लिए करते हैं क्या, नहीं। करंट मापने के लिए करते हैं क्या, नहीं। तो प्रतिरोध मापने के लिए। तीसरी वाला कौन सा दे रखा है, प्रतिरोध, और चौथा दे रखा है पावर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से अपन क्या करते हैं, तो प्रतिरोध का क्या करते हैं, अपन मान ज्ञात करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी वाला। अगला वाला क्वेश्चन देखिए। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है आपका क्या, एक मिनट, अगला वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल आया आपका ये, यदि व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या, यदि व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर P बराबर कितना दे रखा है आपको पास, P बराबर दे रखा है आपके पास 100 ओम। Q बराबर कितना दे रखा है आपके पास, Q बराबर दे रखा है 200 ओम। क्या दे रखा है, 2। और S बराबर क्या दे रखा है आपको, तो S बराबर दे रखा है आपको 150 ओम। क्या दे रखा है, 150 ओम। तो संतुलन के लिए R का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए S क्या चीज मान लिया इसने, S को क्या माना है इसने, तो S को माना है इसने परिवर्तित प्रतिरोध। क्या माना है इसने, S को क्या माना है, परिवर्तित प्रतिरोध। ऑप्शन पे आगे क्या, तो S को क्या माना है इसने, S बराबर माना है इसने क्या, परिवर्तित प्रतिरोध। और R को क्या मान लिया इसने, R का मान पूछा है, तो R बराबर क्या है इसका, अज्ञात प्रतिरोध है। R को इसने क्या माना है आपका, अज्ञात प्रतिरोध। तो आपको फॉर्मूले में रख के मान निकाल लो। Q का मान तो रखोगे आप कितना, Q का मान कितना दे रखे आपके पास 200, P का मान कितना दे रखे आपके पास 100, गुणा क्या करना है आपको, परिवर्तित प्रतिरोध, और परिवर्तित प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है 150। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 150 को आप 2 से गुणा करो तो कितना आ गया, 300। तो R का मान कितना आ गया आपके पास, 300 ओम आ गया। R का मान कितना आ गया, 300। 300 ओम कौन से ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, बी वाले के अंदर। तो इस वाले क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, बी होगा। कौन सा आंसर सही होगा इसका, बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए।
अगला वाला क्वेश्चन आपके जूल के नियम से संबंधित है कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो ये अपन जूल का नियम पढ़ेंगे तब करेंगे। तो अब अपन क्या करते हैं, एक जूल का नियम और पढ़ लेते हैं कि जूल का नियम क्या होता है और इस जूल का नियम का उपयोग अपन कहाँ कहाँ पर करते हैं। फिर अपना ये जो सारे नियम है वो सारे के सारे नियम क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा लास्ट नियम कौन सा आता है, तो हमारा लास्ट नियम आता है क्या, आपका जूल का नियम। क्या आता है आपका, जूल का नियम। तो वैज्ञानिक जूल नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया कि किसी भी चालक पदार्थ के अंदर जब उसने धारा प्रवाहित की तो वो चालक पदार्थ क्या हो गया, आपका गर्म हो गया। अब वो चालक पदार्थ जब गर्म हुआ तो उस चालक पदार्थ के अंदर से क्या पैदा हुई, ऊष्मा। तो अब उस चालक पदार्थ के अंदर से जो ऊष्मा पैदा हो रही है वो किन किन कारकों के ऊपर डिपेंड करती है, उनके बीच में जो संबंध बताया उसे ही अपन क्या कहते हैं, जूल का नियम। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जूल का नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। क्या, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। क्यों कर रहा है, क्योंकि चालक पदार्थ के अंदर जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उस चालक पदार्थ के अंदर से क्या पैदा हो रही है, ऊष्मा पैदा हो रही है। इस कारण हम क्या बोलेंगे, जूल का नियम है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या करता है, आपका काम करता है। तो देखिए क्या होता है, पहली लाइन तो आपको ये याद रखिए कि जूल का नियम क्या, जूल का नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। जूल का नियम है वो विद्युत धारा के क्या, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। फिर क्या कहता है ये जूल का नियम, क्या कहता है कि किसी पदार्थ में उत्पन्न ऊष्मा, किसी पदार्थ में उत्पन्न ऊष्मा, ऊष्मा को अपन किससे लिखेंगे, H से। तो किसी पदार्थ में उत्पन्न ऊष्मा, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, क्या, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग, विद्युत धारा के वर्ग यानी कि I स्क्वायर के समानुपाती, विद्युत धारा के वर्ग ऐसे लिख लो, पदार्थ के प्रतिरोध, पदार्थ के प्रतिरोध को किससे लिखेंगे, R, तथा समय T, तथा समय को अपन किससे लिखेंगे, T। इन तीनों के गुणनफल के, समय के गुणनफल के समानुपाती, समय के गुणनफल के समानुपाती होती है। यही क्या है आपका जूल का नियम। क्या बोला मैंने, किसी पदार्थ के अंदर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, उस पदार्थ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग, उस पदार्थ के प्रतिरोध और उस पदार्थ में कितने समय के लिए हमने धारा प्रवाहित की है, इन तीनों के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। इन तीनों के गुणनफल के क्या होती है, बराबर। समानुपाती नहीं लिखोगे, क्या होती है, इनके क्या होती है, आपके बराबर होती है। यानी कि पदार्थ में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर हो जाएगा क्या, पदार्थ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I स्क्वायर, प्रतिरोध R और समय T, इन तीनों के गुणनफल के क्या हो जाएगा, बराबर। तो सूत्र क्या बन गया, H बराबर बन गया क्या, I स्क्वायर R इंटू क्या हो गया, T। ये जो मान आएगा, ये मान आएगा जूल में। ये मान किस में आएगा, आपका जूल में आएगा। किस में आएगा ये मान, जूल में। ठीक है, अब देखिए आगे, ये वाला मान किस में आएगा, आपका जूल में आएगा। तो देखिए ये मान जूल में है। अब अपन जानते हैं क्या होता है, तो 1 कैलोरी बराबर क्या, 1 कैलोरी बराबर होता है क्या, 4.18 जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 1 कैलोरी बराबर होता है आपका 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है आपका, 4.18 जूल। तो यहां से अगर मैं 1 जूल बराबर निकालना चाहूं, किसके बराबर, 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा, 4.18, ये क्या हो जाएगा आपका कैलोरी। तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे
1/4.18 ये क्या हो जाएगा आपका कैलोरी हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है। तो अगर ये जूल में मान है, अगर इसमें को मैं कैलोरी में लिखना चाहूँ तो मान हो जाएगा H बराबर I² R/T बटे हो जाएगा 4.18 और ये जो मान आएगा वो मान किस में आएगा आपका कैलोरी में। तो ये वाला फॉर्मूला भी किसका है आपके जूल के नियम का ही है। अगर इसको और आगे सोल्व करें तो अपन लिख सकते हैं क्या, H बराबर हो जाएगा 0.24 ये हो जाएगा I² R/T। अब ये जो मान होगा ये भी मान किस में होगा आपका कैलोरी में। तो ये वाला फॉर्मूला भी क्या है आपके जूल के नियम का ही है। तो चाहे ये वाला फॉर्मूला आपसे पूछे, चाहे ये वाला फॉर्मूला पूछे, चाहे ये वाला फॉर्मूला पूछे, ये तीनों ही फॉर्मूले किसके हैं आपके जूल के नियम के हैं। किसके हैं, जूल के नियम। तो जूल का नियम H बराबर I² R/T ये तो किस में मान होता है, जूल में होता है। ये मान किस में होता है, जूल में। H बराबर I² R/T ये मान किस में होता है, कैलोरी में होता है। नीचे क्या हो जाएगा 4.18 का क्या लग जाएगा भाग, और H बराबर 0.24 I² R/T ये भी किस में हो जाएगा आपका कैलोरी में होगा। किस में होगा, कैलोरी में। आगे आपको याद रखना है, ठीक है। आगे क्या याद रखना है कि आपका जो जूल का नियम है, क्या जूल का नियम या जूल के नियम की सहायता से, जूल के नियम की सहायता से पदार्थ में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करते हैं। क्या, जूल के नियम की सहायता से अपन क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का क्या करते हैं, अपन मान ज्ञात करते हैं। तो किसी भी पदार्थ के अंदर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा H है, वो क्या है, अपन ने देखा H बराबर I² R/T होता है। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, S समानुपाती क्या होता है, I² होता है। S समानुपाती क्या होता है, I²। यानी पदार्थ के अंदर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा पदार्थ में प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या, पदार्थ में उत्पन्न ऊष्मा, तो पदार्थ में उत्पन्न ऊष्मा, पदार्थ में उत्पन्न ऊष्मा पदार्थ में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती, सॉरी कट गया, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हो, अगर मैं किसी पदार्थ के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I का मान यदि मैं 2 गुणा कर दूं, कितना गुणा कर दूं, 2 गुणा, तो बताइए पदार्थ के अंदर ऊष्मा का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पदार्थ में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती है। धारा को यदि हमने 2 गुणा किया तो 2 का हम क्या कर देंगे वर्ग, और 2 का वर्ग करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 4। यानी कि अब उस पदार्थ के अंदर प्रवाहित होने वाली ऊष्मा अब कितना गुणा हो जाएगी आपकी, 4 गुणा हो जाएगी। यानी पदार्थ के अंदर उत्पन्न ऊष्मा उस पदार्थ में प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती। ये वाली चीज हुई। अगला क्या लिख सकते हो आप, अगली लाइन लिख सकते हो कि H समानुपाती क्या होता है, R होता है, और H समानुपाती क्या होता है, T होता है। यानी कि पदार्थ में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा उस पदार्थ के प्रतिरोध के समानुपाती होती है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, पदार्थ में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा समय उस पदार्थ में प्रवाहित धारा कितने समय के लिए हमने प्रवाहित की है उसके भी क्या होती है, समानुपाती। अगर यहाँ पर प्रतिरोध का मान हमने 2 गुणा करते हैं तो ऊष्मा का मान भी क्या हो जाएगा, 2 गुणा, क्योंकि समानुपाती है। अगर समय का मान भी डबल करते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा का मान भी क्या हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपके जूल का नियम आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कि जूल का नियम क्या होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है और इसका मान किन किन राशियों पर क्या करता है, आपका निर्भर करता है। अब अपन क्या कर लेते हैं, इस जूल के नियम से रिलेटेड अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं कि जूल के नियम से हमारी एग्जाम्स के अंदर किस किस प्रकार से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन,
पहला क्वेश्चन दे रखा है क्या, H बराबर हमको दे रखा है, तो H बराबर, क्वेश्चन से पहला H बराबर कितना दे रखा है, तो H बराबर आपको दे रखा है 100 जूल, कितना दे रखा है 100 जूल। I बराबर कितना दे रखा है, तो I बराबर आपको दे रखा है 2 एम्पियर, कितना दे रखा है 2 एम्पियर। R बराबर कितना दे रखा है, R बराबर दे रखा है आपके पास कितना 5 ओम, कितना दे रखा है 5 ओम। और आपसे किसका मान पूछा है, आपसे मान पूछा है T का, तो बताइए उस चालक पदार्थ के अंदर समय का मान ज्ञात करना है। तो आपको सूत्र पता है, H बराबर क्या होता है I स्क्वायर R इंटू क्या होता है T, ये वाला सूत्र किस में होता है आपका जूल में, ठीक है। H का मान आपको दे दिया, कितना दे दिया, H का मान आपको दे दिया 100, I का मान दे दिया 2, तो 2 का अपन क्या कर देंगे स्क्वायर, R का मान आपको दे दिया गुणा कितना है 5, और किसका मान पूछा है आपसे T के। बताइए मैंने कुछ नया किया क्या, जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले के अंदर क्वेश्चन के अंदर जो जो मान रख रखे वो उस मान उस फॉर्मूले के अंदर रख दिए। तो देखिए 100 बराबर 2 का स्क्वायर कितना 4, गुणा कितना हो गया 5, गुणा कितना हो गया T, 4 को और 5 को गुणा करो कितना आ गया 20, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 100 बराबर 20 गुणा क्या हो जाएगा T। और गुणा वाली संख्या जब बराबर के इस तरफ जाती है तो क्या लग जाता है भाग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T बराबर 100, 100 में किसका भाग लग जाएगा 20 का, और 100 में 20 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और ये 5 समय किस में लेते हैं अपन सेकंड में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 सेकंड। तो 5 सेकंड बताइए कौन से ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, तो 5 सेकंड आपके बी वाले ऑप्शन के अंदर, कौन से के अंदर बी, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से एक ही प्रकार का यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर है जो H का मान दे रखा है आपको, I का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है, T का मान आपसे पूछ सकता है, तो जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या रख देना है मान रख देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर कोई और क्वेश्चन हो तो हम भी देख लेते हैं। अगर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो आपको लिखवाया था 1 कैलोरी बराबर क्या होता है आपका 4.18 क्या होता है जूल होता है। तो 4.18 कौन से ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, बी वाले ऑप्शन, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ये वाला हो गया, ये तो आ गया आपके प्रतिरोध से रिलेटेड, यानी कि आपके जूल का जो नियम था वो जूल का नियम यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। जूल के नियम की जितनी भी मैंने थ्योरी लिखवाई है, जो मैं सिंगल लाइन के अंदर थ्योरी लिखवा रहा हूँ, कोई से भी चाहे नियम हो, वो थ्योरी आपको 100% याद रखनी है, क्योंकि वो थ्योरी के अंदर से भी आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। प्रत्येक लाइन से आपकी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस बनेंगे। आपके नोट्स के अंदर जो मैंने लिखवाई है लाइनें, वो इस प्रकार से लिखवाई है कि वो प्रत्येक लाइन आपका एक क्वेश्चन है, उस लाइन से आपको कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस दे सकता है। तो आपको कंप्लीट नोट्स बनाने हैं, साथ के साथ कंप्लीट आपको साथ के साथ वीडियो देखना है, आपको एक भी वीडियो पेंडिंग नहीं रखना है। जैसा ही मेरा वीडियो आपके एप्लीकेशन पर अपलोड होता है, साथ के साथ उस वीडियो को देखिए, नॉर्मल स्पीड में देखना है। फर्स्ट बार जब आप वीडियो देखोगे तो नॉर्मल स्पीड में देखोगे, ये नहीं आप 1.5 और 2 गुना की स्पीड में देख रहे हो, क्योंकि अगर आप 1.5 या 2 गुना की स्पीड में देखोगे तो आपके समझने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो फर्स्ट बार जब भी आप वीडियो देखोगे नॉर्मल स्पीड से देखोगे, फर्स्ट बार एक बार आपको वीडियो देखना है, फिर आपको उसके नोट्स बनाने, फिर आप चाहे उस वीडियो को जब रिवाइज कर रहे हो तो आप उसको 1.5 गुना की स्पीड पर देख सकते हो, लेकिन कभी भी वीडियो को 1.5 गुना से ज्यादा स्पीड पे नहीं देखना है, क्योंकि 1.5 गुना से ज्यादा स्पीड पर अगर वीडियो देख रहे हो तो उसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होगी, और उस कंडीशन में आपको वो इतना समझ नहीं पाएगा। तो जैसे ही चैनल पर आपको, जैसे ही एप्लीकेशन पर क्या होता है आपका वीडियो अपलोड होता है, तो साथ के साथ वीडियो को आपको देखना है, साथ के साथ उसके नोट्स बनाने हैं। और जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको क्लास के अंदर करवा रहा हूँ, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में आपको प्रैक्टिस करना है। अब जैसे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपके लिए मैं एप्लीकेशन पर एक इसका टेस्ट डाल दूंगा कंप्लीट, जिसमें आपके 30-40 क्वेश्चन होंगे। उसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी 1/3 उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। जब आप उस पेपर को सोल्व करोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आपकी ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।